हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा वेदरिंग या अपक्षय। तो देखिए, इस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे डेविस्को, पेंको, उस सीरीज़ में हम लोगों को अभी स्लोप डेवलपमेंट वगैरह पढ़ना था। लेकिन देखिए, मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरे वीडियोज़ को जो है रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है कि एक ही जैसे टॉपिक लगातार चलते रहें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो आज हम लोग वेदरिंग को देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने पुराने शेड्यूल पे आएंगे। तो वेदरिंग को हिंदी में कहते हैं अपक्षय। तो देखिए, पहले ये समझ लेना जरूरी है कि अपक्षय क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बात की है अपर्दन की। तो अपर्दन और अपक्षय में अंतर क्या है? देखिए, अपर्दन क्या है? अपर्दन का मतलब है जैसे कि हमारी रिवर हो गई, यानी कि वाटर हो गया, कोई भी वाटर का रिसोर्स हो गया, या फिर हमारी विंड हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो एक तरह से अपने साथ कुछ चीज़ों का परिवहन करती हैं, जैसे कि रिवर है, तो रिवर के साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो हैं चला करते हैं। और इस रिवर की वजह से जो देखिए एक रगड़ पैदा होती है, यानी कि जिस लैंडफॉर्म से ये बह रही है, मान लीजिए एक पर्वत से बह रही है, तो उस पर्वत में कुछ ये रगड़ मारती है, उससे ये जो पर्वत है वो टूटने लगता है। एक तरह से कह लीजिए उसकी सतह में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। तो इसको हम लोग अपर्दन कहते हैं। चाहे ये हमारी विंड करे चाहे वाटर करे, तो इसे अपर्दन कहेंगे। फिर अपक्षय क्या है? देखिए, अपक्षय की प्रक्रिया को हम लोग एक तरह से जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उससे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो अब क्या होगा? टीबी का जो उसके अंदर वायरस है वो धीरे धीरे उस व्यक्ति को कमज़ोर करता जाएगा। अगर उसे सही इलाज नहीं मिलेगा तो वो लगातार कमज़ोर होता जाएगा और एक समय पर वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारी चट्टानें हैं, जो हमारी कह लीजिए लैंडफॉर्म्स हैं, अब मान लीजिए कि एक ये चट्टान है, इसके ऊपर किसी तरह से एसिड पड़ गया, यानी कि किसी तरह से इसके ऊपर जो है एसिड पहुंच गया। तो अब ये एसिड क्या करेगा? इस चट्टान को धीरे धीरे जो है कमज़ोर करता जाएगा। तो ये जो कमज़ोर करने की प्रक्रिया है, इसी को हम कहेंगे अपक्षय, यानी कि लगातार इस चट्टान का क्षय हो रहा है। इसी तरह से देखिए क्या हो सकता है। अब ये चट्टान है, अब हम जानते हैं कि कोई भी जो चीज़ होती है वो अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये चट्टान भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, इसमें बहुत सारे कण होंगे। अब ये जो कण होंगे, मान लीजिए कि ये दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो क्या है, कण जो है इनमें फैलाव होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है। तो कण जो है दिन में फैल जाते हैं, और रात में क्या होता है कि टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, तो ये कण जो है सिकुड़ते हैं, यानी कि इनके बीच में गैप आ जाता है। तो दिन में ये फैल रहे हैं, रात में सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? चट्टान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी और फिर धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगेगी। यानी कि क्योंकि रोज़ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इस वजह से चट्टान लगातार कमज़ोर होती जा रही है, धीरे धीरे टूटती जा रही है, और एक समय आएगा कि चट्टान बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये सारी अपक्षय की प्रक्रियाएँ हो गई। अब देखिए, अपक्षय की जो प्रक्रिया है, इसके तीन भाग हम लोग कह सकते हैं, यानी तीन तरह का अपक्षय होता है। एक तो फिजिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक अपक्षय, दूसरा की केमिकल वेदरिंग, केमिकल यानी कि रासायनिक अपक्षय, और बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि जैव रासायनिक अपक्षय। तो ये तीन तरह के अपक्षय हमें पढ़ना है। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो हमारी फिजिकल वेदरिंग होती है, यानी कि जो हमारा यांत्रिक अपक्षय होता है, इसमें तीन कारकों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि एक तरह से कह लीजिए विंड की वजह से जो अपक्षय होगा, हवा की वजह से जो अपक्षय होगा, इसी तरह से सूर्य तप या फिर टेम्परेचर की वजह से जो अपक्षय होगा, या फिर फ्रॉस्ट यानी कि आपका एक तरह से तुषार की वजह से जो अपक्षय होगा, उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग या यांत्रिक अपक्षय के अंदर गिनेंगे। तो विंड की वजह से होने वाला अपक्षय, टेम्परेचर की वजह से, और फ्रॉस्ट यानी तुषार की वजह से होने वाला जो अपक्षय है, उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग या यांत्रिक अपक्षय के अंदर रखेंगे। अब देखिए, यांत्रिक अपक्षय के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है कैसे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको टुकड़ों में वियोजित कर देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तान की या फिर मरुस्थल की विशेषता क्या होती है कि रेत से मिलकर बना होता है, रेत कणों से, और रेत कण जो हैं वो दिन में ज़्यादा तेज़ी से गर्म होते हैं और रात में उतनी तेज़ी से ठंडे होते हैं। तो अगर कभी आप रेगिस्तान में जाएंगे तो दिन बहुत गर्म होगा और जो रात है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए ये एक चट्टान है और ये चट्टान हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तो क्या होगा? दिन में इस पर देखिए धूप पड़ रही है, यानी कि सूरज की जो गर्मी है वो दिन में इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये दिन में फैलेगी। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बात की है कि कोई भी चीज़ जिसको हम अगर गर्म करेंगे तो वो फैलेगी। इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करने से उसमें फैलाव होता है। तो ये चट्टान भी फैलेगी, चट्टान की जो बाहरी सतह होगी उसके ऊपर क्योंकि धूप पड़ रही है तो वो फैलेगी। और रात में क्या होगा? ठीक इसकी उल्टी प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसके ऊपर अब ठंड का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है रात में। तो इसमें क्या होगा? सिकुड़न होगी, यानी कि यही जो बाहरी परत है अब इसमें सिकुड़ाव होगा।
तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ को डेली बेसिस पे इस तरह से रोज़ खींचेंगे और रोज़ उसको सिकोड़ेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीज़ कमज़ोर होने लगेगी। उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसके अणुओं के बीच में जो जुड़ाव है वो कमज़ोर होने लगेगा और एक समय क्या आएगा कि इसमें जोड़ से पड़ जाएंगे और जो जोड़ पड़ जाएंगे वहीं से फिर धीरे धीरे ये बड़े बड़े टुकड़ों में वियोजित हो जाएगी। यानी कि ये एक जो बड़ी चट्टान थी ये कई सारी छोटी छोटी चट्टानों में वियोजित हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी कि जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो चट्टान है वो बड़े बड़े टुकड़ों में वियोजित हो रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है कि इस तरह की चट्टान होना चाहिए जिसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव होता हो। यानी कि मान लीजिए एक चट्टान ऐसी है जिसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव ही नहीं होता है। अब देखिए, अगर डेली लाइफ में देखें तो कुछ लोग जब टेम्परेचर बदलता है तो तुरंत बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं। तो वैसे ही चट्टानों का है, कुछ चट्टानों पर प्रभाव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शेल से बनी चट्टान है, शेल है, बालू का पत्थर है, तो ये सारी जो चट्टानें होती हैं इनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं होता है। उसका रीज़न है कि ये जो चट्टानें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया शेल है, बालू का पत्थर है, तो इसके जो कण होते हैं चट्टानों के, इसके बीच में एक अम्लीय पदार्थ होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, कुछ यानी कि पदार्थों की कह लीजिए कि एक परत सी रहती है। तो अब देखिए, इससे क्या होगा, मान लीजिए दो कण हैं, एक कण ये है, एक कण ये है और इसके बीच में एक मान लीजिए कि परत है किसी पदार्थ की। तो मान लीजिए अब ये कण जब सिकुड़ेगा तो इसके पास सिकुड़ने के लिए भी स्पेस है, इस वाले के पास भी सिकुड़ने के लिए स्पेस है। वैसे ही जब ये फैलेंगे तो भी इनके पास फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस है, क्योंकि इनके बीच में कह लीजिए एक परत है जिसके ऊपर ये फैल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये परत नहीं है, यानी कि ये कण आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, अब क्या होगा, अब अगर ये फैलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, यानी एक दूसरे को तोड़ेंगे और उसी तरह से अगर ये सिकुड़ेंगे तो इनके बीच में कुछ स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पे कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन अगर इनके बीच में हम देख रहे हैं कि पदार्थ है, तो क्या हो रहा है, ये फैल रहे हैं, उसके बाद भी कुछ स्पेस बच रहा है, क्योंकि ये पदार्थ जो है इनको फैलने के लिए स्पेस दे रहा है। इसी तरह से जब ये सिकुड़ रहे हैं तो ये जो पदार्थ है इनके बीच के स्पेस को कवर कर ले रहा है, तो ये अगर सिकुड़ भी गए तो इनके बीच का जो स्पेस है वो कवर हो गया पदार्थ के द्वारा। तो इसलिए जो शेल हैं, बालू का पत्थर हैं, उनके ऊपर टेम्परेचर का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से टूट जाएं। तो कुछ जो चट्टानें हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर चेंज का, कुछ चट्टानों पे नहीं पड़ेगा, जैसे शैल है, बालू का पत्थर है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है यानी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसकी वजह से किस तरह से जो एक चट्टान है, जो रॉक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी कि पहले हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े चट्टानों में टूट गई, यानी कि एक बड़ी चट्टान कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज की वजह से कैसे एक जो बड़ी सी चट्टान है वो बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाती है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। तो ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखिए, इसको पहले एक नॉर्मल बात से समझते हैं कि मान लीजिए कि तीन मेटल हैं, एक मान लीजिए आपका लोहा है, आयरन हो गया, दूसरा आपका सोना हो गया और तीसरा चांदी हो गया। अब मान लीजिए आप तीनों को एक ही टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, मान लीजिए तीनों को 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो इनमें जो फैलाव होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि इनकी एक तरह से टेम्परेचर को सहने की क्षमता अलग अलग है। तो मान लीजिए आयरन में कम फैलाव हुआ, सोना ज़्यादा फैल गया, चांदी और ज़्यादा फैल गया, तो इस तरह से हमको दिखाई देगा। अब सेम यही चीज़ आप चट्टानों पे अप्लाई करिए। मान लीजिए कि आपके सामने एक चट्टान है और इस चट्टान के जो कण हैं उनका जो मटेरियल है वो अलग अलग है, यानी कि जो चट्टान के कण हैं उनका कलर कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो कलर अलग अलग इसीलिए दिखेगा क्योंकि उसका जो मटेरियल है उनमें थोड़ी सी विभिन्नता है। तो मान लीजिए कुछ कण इस तरह के हैं और उसके बाद कुछ कण जो होंगे वो दूसरी तरह के होंगे। तो इस तरह से मान लीजिए कई सारे कलर के कणों से मिलकर ये चट्टान बनी है। तो अब देखिए, इसके ऊपर आप टेम्परेचर जब डालेंगे, यानी कि दिन के समय जब ये चट्टानें गर्म होंगी, तो क्या होगा कि कुछ कण होंगे वो ज़्यादा फैलेंगे, कुछ कण होंगे जो कम फैलेंगे, क्योंकि इनका मटेरियल अलग अलग है और अपने मटेरियल के हिसाब से ये अलग अलग मात्रा में फैलेंगे। तो मान लीजिए ये जो ग्रीन वाले हैं ये ज़्यादा फैलते हैं, उसकी जगह पे जो ब्लू वाले हैं मान लीजिए ये उतना ज़्यादा नहीं फैलते हैं। फिर रात में देखिए ठीक वैसे ही होगा, जब इसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, एक तरह से तापमान में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो भी उसी तरह का दिखाई देगा। या किसी अन्य कारण से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी उसी तरह से कुछ जो कण होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ जाएंगे और कुछ जो कण होंगे वो कम तेज़ी से सिकुड़ेंगे। तो क्योंकि अब देखिए, ऐसे सोचिए कि एक आपके पास पदार्थ है जिसका कुछ भाग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, अगला कुछ भाग है जो कम तेज़ी से फैलता है, इसी तरह से कुछ भाग तेज़ी से सिकुड़ जाता है, कुछ भाग धीरे धीरे सिकुड़ता है। तो एक तरह से इसमें चट्टान में तनाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक तरह से टेंशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो अलग अलग तरह से हो रहा है, वो उसी तरह से सिकुड़न भी इसमें अलग अलग तरह से आ रही है। तो धीरे धीरे इसके ये जो कण हैं, एक दूसरे का जो इनके बीच में बॉन्ड है वो कमज़ोर होने लगेगा। इन कणों के बीच में एक तरह से जो बंध है, बॉन्ड है, वो कमज़ोर
कमज़ोर होने लगेगा और ये कण टूटने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे। तो इस तरह से जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी वजह से जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय भाग हैं, वहाँ पे चट्टानें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। अब देखिए जो रेन वाटर है यानी कि जो वर्षा का जल है वो किस तरह से चट्टानों को तोड़ देता है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक मान लीजिए बल्ब जल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, अचानक से उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो बल्ब फूट जाएगा या कह लीजिए चिटक जाएगा। ठीक उसी तरह से एक चट्टान है, बहुत ज़्यादा दिन का टेम्परेचर गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चट्टान एकदम तप रही थी और अचानक से पानी बरसने लगा, यानी कि कह लीजिए वर्षा की फुहारें पड़ गई उस चट्टान के ऊपर, तो चट्टान चिटक जाएगी। एक तरह से चट्टान जो है उसमें चटकन आ जाएगी और धीरे धीरे वहीं से चट्टान टूटने लगेगी छोटे छोटे कणों में। तो ये हो गया स्कैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर और हीट। अब देखिए देखते हैं फ्रॉस्ट यानी कि तुषार के वजह से किस तरह से जो चट्टानें हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ से शुरू करूँगा। मान लीजिए आपके घर में एक बर्तन है, आपको उसमें बर्फ़ जमाना है, तो जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे उससे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप बर्तन को पूरा ना भरें। अदरवाइज़ क्या होगा, जब पानी जमेगा तो उसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी, यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा, जल का आयतन बढ़ जाएगा और वो फिर बर्तन में चटकन डाल सकता है, बर्तन को तोड़ सकता है, क्योंकि उसका जो आयतन है वो बढ़ रहा है और बर्तन पूरा पहले से भरा हुआ था पानी से। तो अब जो बर्फ़ है उसके अंदर वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, वो बर्तन को तोड़ सकती है, उसमें चटकन डाल सकती है। तो एक सामान्य नियम कहता है कि पानी जो है जमने के बाद उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि एक ये बर्तन था जो ऊपर तक भरा था, तो अब इसके जब ये बर्फ़ के रूप में जमेगा तो जो बर्फ़ है उसके वॉल्यूम में 10% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से कहूँ तो इस तरह से इतना पहुँच जाएगा बर्फ़। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बर्तन चिटक सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग चट्टानों पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए एक शीत कटिबंधीय क्षेत्र है या शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे जो सर्दी है बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक आपकी चट्टान है और ये कई सारे कणों से मिलकर बनी है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं इसके कई सारे कण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कण हैं अपने अंदर नमी को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एक तरह से जो वाटर है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक कण है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ मात्रा में वाटर भी है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये शीत कटिबंध की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा गिरेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा, तो ऐसे में जो इन कणों के अंदर पानी है, जो इन कणों के अंदर वाटर है वो जमेगा। और हम लोगों ने देखा है कि जब वाटर जमता है तो उसमें फैलाव होता है। तो जब ये वाटर जो है इसमें फैलाव होगा, क्योंकि ये जम रहा है, तो ये कण को कमज़ोर करेगा। अब आप देखिए एक कण के अंदर कुछ पानी है जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम बाहर की ओर बढ़ो, लेकिन जो कण है ये इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास और भी कण हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये कण कमज़ोर होगा। इसी तरह से पूरी चट्टान पे अब आप इस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए कि चट्टान में जितने भी कण हैं ये एक दूसरे पे भी प्रेशर डालेंगे, इनके अंदर भी प्रेशर है, तो ये सारे कण कमज़ोर होंगे। और जब ये कण कमज़ोर होंगे तो चट्टान को भी कमज़ोर करेंगे, क्योंकि चट्टान जो है कणों से मिलकर ही बनी है। और एक समय आएगा जब ये जो हमारी चट्टान है छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में कह लीजिए कि वियोजित हो जाएगी, टूट जाएगी, इसका विघटन हो जाएगा। अब देखिए एक प्रक्रिया और हो सकती है, उसको भी समझते हैं। अब ये हमारी एक मान लीजिए रॉक है, चट्टान है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस चट्टान में मान लीजिए बड़ी बड़ी दरारें हैं, कि हमको इस चट्टान में दरारें दिखाई देती हैं जिसमें पानी जा सकता है। तो अब क्या होता है, जो दरारें हैं उन दरारों में मान लीजिए वाटर चला जाता है, पानी चला जाता है, तो इसमें मान लीजिए कुछ दरारें हैं जिनके अंदर पानी भर गया। अब सेम वही प्रक्रिया सोचिए कि एक समय आएगा जब ये पानी जम जाएगा, एकदम बर्फ़ बन जाएगा और फिर इन दरारों पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि अब ये बर्फ़ के रूप में जम गया है। तो हमने अभी अभी देखा है कि जो बर्फ़ का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, तो इन दरारों पे प्रेशर पड़ेगा इस तरह से कि आप अपने को बढ़ाइए। तो जब दरारें बढ़ेंगी, किसी भी चट्टान में दरारें बढ़ेंगी, तो हम जानते हैं कि वो चट्टान कमज़ोर होगी और एक समय आएगा कि ये दरारें जो हैं एक तरह से इस चट्टान को तोड़ देंगी, बड़े बड़े टुकड़ों में चट्टान टूट जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखने की है कि पहले हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमारी चट्टानें टूट रही थीं, तो उससे जो शेल और बालू का पत्थर हैं वो बच जाते थे। उसका रीज़न क्या था कि उनके अंदर जो उनके बीच में एक तरह से जो कह लीजिए कि स्पेस होता है उसमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वही चीज़ जो है इसके लिए एक मुसीबत खड़ी करेगी, यानी कि शैल या बालू का पत्थर के लिए एक मुसीबत खड़ी करेगी, जिससे ये ज़्यादा तेज़ी से टूटेंगे। अब देखिए कणों के बीच में स्पेस है और इस स्पेस में पानी भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे वाटर भी आ सकता है। अब जब यहाँ पे कणों के इस बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वाटर आ जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये वाटर जमेगा भी, और जब जमेगा तो इन कणों के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये कण कमज़ोर हो जाएंगे और चट्टान टूट जाएगी। यानी कि
मोटी मोटी बात देखिए ये है कि जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम देखते हैं शैल या बालू का पत्थर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कम टूटते हैं, जबकि जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत क्षेत्र है वहाँ पे जो शैल या बालू का पत्थर हैं ये ज़्यादा तेज़ी से टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी के जमने की वजह से अपक्षय की प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, जो हमारे देखिए ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं उनमें ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है। अब ग्रेनाइट रॉक्स जो हैं उसके कणों के बीच में हम लोगों ने देखा है कोई स्पेस नहीं होता है, या फिर कह लीजिए बहुत कम स्पेस होता है। तो ग्रेनाइट रॉक्स जो हैं इनके कणों के बीच में क्योंकि स्पेस कम है तो इसमें वाटर भी कम ठहरेगा, यानी कि इसमें जो पानी है वो भी कम ठहरेगा इसके बीच में, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। कणों में भी इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि अपने अंदर ये वाटर को एब्जॉर्ब करें। तो फिर जब पानी है ही नहीं चट्टान में या फिर कम है तो जमने पे उसका प्रभाव भी कम होगा, यानी कि जब पानी उतना ज़्यादा नहीं है, नमी इतनी ज़्यादा इसने एब्जॉर्ब नहीं किया ग्रेनाइट रॉक ने, तो इसके ऊपर फिर जब वाटर जमेगा उसका प्रभाव भी कम होगा। तो ग्रेनाइट रॉक के ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा फ्रॉस्ट का, जबकि जो ग्रेनाइट रॉक है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है या फिर जो तापांतर होता है, क्योंकि जो कण हैं वो पास पास हैं और इसलिए जब इनके बीच में सिकुड़न होगी या फैलाव होगा तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये ग्रेनाइट रॉक्स में जस्ट अपोजिट है बालू का पत्थर या शैल के। अब देखिए देखते हैं टेम्परेचर और विंड के द्वारा अपतलन, यानी कि टेम्परेचर और विंड किस तरह से एक्सफोलिएशन करते हैं या फिर अपतलन करते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए कि एक ये क्षण है हमारे पास, इस क्षण को हम गर्म करते हैं, इस सिरे को गर्म करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इसमें एक तरह से मान लीजिए कि एक मोमबत्ती लगा देते हैं या किसी तरह का सोर्स लगा देते हैं जिससे ये गर्म हो रही है, और क्या होता है कि तुरंत ही दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ ही देर में ये पूरी की पूरी क्षण गर्म हो जाती है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो तापीय चालकता है या थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि तुरंत ये तापमान को एक कण से दूसरे कण में पहुँचा देती है और पूरी की पूरी क्षण जो है वो गर्म हो जाती है। अब ठीक इसका अपोजिट इमेजिन करिए कि एक क्षण ऐसी भी है जिसके एक पार्ट को हम बहुत देर तक गर्म करते रहते हैं, तब भी जो दूसरा पार्ट है उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। यानी कि ये वाला पार्ट है, मान लीजिए कि ये पहुंच गया है 50 डिग्री सेल्सियस तक, पर ये वाला पार्ट अभी भी जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी जो है कम है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके कण जो है टेम्परेचर को एक कण से दूसरे कण में उतनी जल्दी नहीं पहुँचाते हैं, उतनी जल्दी नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे चट्टान के ऊपर। तो अब देखिए मान लीजिए ये आपके सामने एक चट्टान है, तो एक परत इसमें ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई ब्लू वाली, और तीसरी परत ये नीचे वाली हो गई। तो इस तरह से एक चट्टान है मान लीजिए जो कई सारी परतों से मिलकर बनी है। अब जब ऊपर वाली परत जो है, यानी कि ये वाली जो हमारी परत है जो रेड कलर की दिख रही है, इसके ऊपर जब टेम्परेचर पड़ता है तो ये परत तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है, क्योंकि सीधा सूरज की जो रोशनी है इसके ऊपर पड़ रही है। लेकिन जो नीचे ट्रांसफ़र करती है ये तापमान को वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत कम तापमान को ये नीचे तक ट्रांसफ़र कर पाती है। सारा का सारा तापमान इसी परत में रहता है, क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी या तापीय चालकता है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर वाली परत फैल जाएगी, यानी कि इसमें फैलाव दिखाई देगा हर तरफ, और जो हमारी नीचे की परतें हैं वो स्थिर रहेंगी या उनमें फैलाव जो है कम होगा, यानी कि ये वाली थोड़ी सी कम फैलेगी, ये वाली और कम फैलेगी, क्योंकि यहाँ तक टेम्परेचर उतना ज़्यादा पहुँच ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अलग अलग परतें जो हैं उनके फैलने की दर, और उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर गिरेगा रेगिस्तानी क्षेत्रों वगैरह में, तो उसी तरह से इनके जो सिकुड़न की दर है उसमें भी अंतर होगा। यानी ऊपर वाली परत जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक तरह से सिकुड़ाव दिखाई देगा, और जो नीचे वाली परतें हैं उनमें उतनी तेज़ी से सिकुड़ाव नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो ऊपर वाली परत है वो कमज़ोर होती जाएगी, ये बाकी की चट्टान से अलग होती जाएगी, क्योंकि ये नीचे की चट्टान तो फैल ही नहीं रही है, ना ही सिकुड़ रही है, और ऊपर की परत जो है लगातार फैल रही है, हर दिन सिकुड़ रही है। तो धीरे धीरे ये नीचे की परतों से अलग हो जाएगी, और जब ये अलग हो जाएगी तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लैकिंग। तो जब ये फ्लैकिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे हवा काम करने लगेगी, यानी कि हवा जो है इस वाली परत को, ऊपर वाली परत को उड़ा के दूसरी स्थानों पे ले जाने लगेगी। एक तरह से इसके जो कह लीजिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फल से छिलका उतारना, किसी फल का हम लोग छिलका उतार देते हैं, उसी तरह की एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और हवा जो है इस चट्टान के ऊपर की जो परत है उसको उतार देगी, उसको अपने साथ ले जाएगी, और एक तरह से हमारा जो अपक्षय है वो प्रक्रिया हमें दिखाई दे जाएगी। अब देखिए फाइनली बात करते हैं कि प्रेशर रिलीज यानी कि दाब मुक्ति के द्वारा किस तरह से चट्टानों में विघटन और अवदलन होता है। तो देखिए अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है, इसके ऊपर एक चट्टान है और ठीक इसके नीचे एक मान लीजिए दूसरी चट्टान है। तो इस तरह से हम दो चट्टानें देख रहे हैं।
अब ये देखिए जो ऊपर वाली चट्टान है ये नीचे वाली चट्टान पे जाहिर सी बात है प्रेशर डाल रही होगी, क्योंकि इसका कुछ वेट है, इसका कुछ वॉल्यूम है, तो ये नीचे वाली चट्टान पे लगातार प्रेशर डाल रही होगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे मान लीजिए कि हवा की वजह से या रिवर की वजह से ये जो हमारी ऊपर वाली चट्टान है उसका एक तरह से अपर्दन हो जाता है, वो एक तरह से नष्ट हो जाती है, या फिर कह लीजिए इसे रिवर अपने साथ या हवा अपने साथ बहा के लिए जाती है। तो ये वाली जो ऊपर वाली चट्टान थी अब मान लीजिए ये नष्ट हो चुकी है। तो जैसे ही ये चट्टान धीरे धीरे खत्म होगी तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे की चट्टान है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ऊपर वाली चट्टान जो प्रेशर डाल रही थी, दबाव डाल रही थी, अब वो नहीं रही है या उसमें कमजोरी आ गई है, वो कम हो गई है। तो ऐसे में अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अचानक से उसके ऊपर से प्रेशर हटने लगेगा तो उसमें चटकन आ जाएगी, यानी कि उसमें दरारें आ जाएंगी, वो चट्टान टूटने लगेगी। तो क्योंकि नीचे वाली चट्टान के साथ यही हुआ, अचानक से इसके ऊपर से जो प्रेशर है उसमें कमी आ गई है, तो इस वजह से ये जो चट्टान है इसका विघटन हो जाएगा, ये टूटने लगेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रेशर रिलीज, यानी कि जो दाब है, दाब मुक्ति की वजह से विघटन हो गया चट्टान में या अवदलन हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फिजिकल वेदरिंग या फिर भौतिक अपक्षय होता है उसके बारे में बात की थी। तो आज हमें देखना है केमिकल वेदरिंग या फिर कह लीजिए कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है। तो देखिए पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक चट्टान है, ये आपके सामने सपोज एक चट्टान है और इस चट्टान में मान लीजिए एक यौगिक है ए। अब ये जो यौगिक ए है, मान लीजिए कि जब ये ऑक्सीजन से मिल जाता है या फिर मान लीजिए कि जब ये वाटर से मिल जाता है, चलिए इजी करने के लिए वाटर मानते हैं। तो मान लीजिए जब ये यौगिक ए जो है वाटर से मिलता है तो एक एसिड क्रिएट होता है, कोई भी एसिड यानी कि कोई भी अम्ल क्रिएट होता है। तो हम लोग जानते हैं एसिड क्या करता है, एसिड किसी भी चीज़ को धीरे धीरे गलाता है, कमज़ोर करता है। तो जब इस रॉक में एसिड क्रिएट हो जाएगा तो ये रॉक धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, इसका अपक्षय होने लगेगा, एक समय आएगा कि ये रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। तो यानी कि जहाँ पे किसी रसायन की वजह से अपक्षय हो रहा है, जो वेदरिंग हो रही है किसी केमिकल की वजह से हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल वेदरिंग। तो अब देखिए केमिकल वेदरिंग किस किस तरीके से हो सकती है। तो इसमें कुछ कह लीजिए कारक होते हैं, इसके कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। तो पहला हो गया ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो लोग ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको साइंस में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको बस याद कर लेना है जनरली कि किस तरह से ये प्रोसेस होते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए आपके सामने एक चट्टान है, एक रॉक है, और इस चट्टान में क्या पाया जाता है, लौह सल्फाइड पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, यानी कि जनरली कह लीजिए कि लोहे के जो यौगिक होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो लौह सल्फाइड है, पायराइट है, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रभाव से या फिर कह लीजिए ऑक्सीडेशन होने से जंग लग जाती है। हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो लोहे पे देखिए जो जंग लगती है वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से लगती है। तो अगर मान लीजिए कि एक चट्टान है जिसमें लौह सल्फाइड पाया जा रहा है, पायराइट पाया जा रहा है, और ये जो लौह सल्फाइड का कंटेंट है, जो पायराइट का कंटेंट है, इस पे जंग लग जाती है, तो यानी कि चट्टान ऑलरेडी कमजोर हो गई। हम लोग जानते हैं जब लोहे पे जंग लग जाती है तो लोहा कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। तो वही चीज़ चट्टान में होगी कि उसका जो लोहे वाला कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। तो एक तरह से चट्टान में जो है वेदरिंग हो गई, उसका एक पार्ट जो है कमजोर हो गया, धीरे धीरे टूट के अलग हो गया। अब देखिए तो इस तरह से देखिए ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जो पहली प्रक्रिया हम लोगों ने देखी उसमें क्या हो रहा है कि जो सल्फाइड या पायराइट है, यानी कि एक तरह का जो लोहा है, लौह सल्फाइड है या फिर पायराइट है, तो पायराइट भी देखिए एक तरह का लोहा है। तो सल्फाइड या पायराइट के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन ने एक तरह की प्रक्रिया की, केमिकल रिएक्शन किया और इसकी वजह से जंग का निर्माण हुआ। और जो ये जंग लगी तो उस वजह से हमारी जो पूरी चट्टान है वो कमज़ोर पड़ गई, उसके एक भाग का अपक्षय हो गया। अब देखिए इसी के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर हमें एक दूसरा प्रोसेस भी देखना है। इसमें क्या होता है कि जो पायराइट है, यानी कि जो लोहा है जो एक चट्टान में पाया जा रहा है, ये पायराइट, तो इसके ऊपर क्या होता है, पानी गिरता है, यानी कि एक तरह से इस तक पानी पहुंचता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके ऊपर ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। तो जब यहाँ पे देखिए पायराइट के साथ पानी मिलेगा और फिर ऑक्सीजन मिलेगी, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, गंधक का अम्ल क्रिएट होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को कि गंधक का अम्ल क्रिएट हो जाता है, यानी कि गंधक का एक तरह से एसिड क्रिएट हो जाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्या करता है या एसिड क्या करता है। एसिड किसी भी चीज़ को धीरे धीरे गला देता है, कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे में जो रॉक है, जो चट्टान है, वो धीरे धीरे गलने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोगों ने ये दो प्रक्रियाएँ देख ली। अब देखिए अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की बात की, अब हम लोग बात करेंगे कार्बोनेशन की, यानी कि ये केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत दूसरी प्रक्रिया हो गई जिसकी वजह से अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। तो देखिए कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड काम करेगी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन काम कर रही थी। अब देखिए वही चीज़ आएगी, मान लीजिए एक चट्टान है, एक रॉक है जिसमें पायराइट पाया जाता है, या फिर वो चट्टान पायराइट से बनी है या फिर लौह सल्फाइड से बनी है, यानी कि लोहे के सल्फाइड से बनी है, तो पायराइट या लौह सल्फाइड। अब देखिए ये
जो आपके पायराइट या लो सल्फाइड हैं इस तक देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी यानी वाटर यानी H2O इस तक पहुंचता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखिए जनरली याद ही रख लीजिए, क्योंकि हमें इसकी केमिकल रिएक्शन में नहीं जाना है, उस तरह से हमको इसे साइंस नहीं बनाना है। तो पायराइट या सल्फाइड के ऊपर यानी कि लोहे के जो एक तरह से यौगिक हैं, इनके ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी H2O की प्रक्रिया होती है तो क्या निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही शार्प एसिड है। तो इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड देखिए चट्टान को गलाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही देखिए जो दूसरा यौगिक बनता है वो होता है लोहे के कार्बोनेट, यानी कि अभी जो लोहा सल्फाइड के रूप में था, पायराइट के रूप में था, अब उसके कार्बोनेट बन जाते हैं। तो लोहे के कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो अब देखिए ये जो लोहे के कार्बोनेट होंगे, जो दूसरा यौगिक बना है, तो ये क्या होता है, वाटर में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये जो हमारे लोहे के कार्बोनेट बने ये पानी में घुलनशील है, यानी कि ये पानी में घुल जाएंगे। अब देखिए जो पायराइट है या सल्फाइड है लोहे का, वो तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में जो लोहा होता है वो तो पानी में घुलता नहीं है, लेकिन अगर लोहे के कार्बोनेट बन गए तो ये पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। तो अब अगर कोई चीज़ पानी में घुलने लगेगी तो क्या होगा, जैसे ही चट्टान पे पानी पड़ेगा ये उसमें घुल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, चट्टान का ये जो पार्ट है वो एक तरह से कमजोर हो जाएगा, उसका अपक्षय हो जाएगा। तो ये केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत प्रक्रिया हो गई। इसी तरह से अब देखिए एक और प्रक्रिया देख लेते हैं। मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने बात की कि चट्टान जो है पायराइट या लोह सल्फाइड की बनी है। अब मान लीजिए एक चट्टान है जिसमें चूना पत्थर है। तो ये जो चूना पत्थर है, अब देखिए ये भी अभी पानी में घुलनशील नहीं है, यानी कि जो चूना पत्थर है सीधा सीधा ये पानी में घुलनशील नहीं है। लेकिन अब इस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रक्रिया करेगी, यानी कार्बोनेशन की प्रक्रिया होगी, CO2 अपना इस पे रिएक्शन करेगी, तो उससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा, यानी कि जो चूना पत्थर है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। अब देखिए ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है, फिर से वही बात आती है कि ये भी पानी में घुलनशील है। देखिए चूना पत्थर घुलनशील नहीं था, पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलनशील है। तो फिर से वही बात आएगी, जैसे ही चट्टान पे पानी पड़ेगा ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बना है ये पानी के साथ घुल के बह जाएगा, चट्टान कमजोर हो जाएगी, चट्टान का अपक्षय हो जाएगा। अच्छा, जो हम लोगों की देखिए आग्नेय चट्टान है इसके अंदर पायराइट है, लो सल्फाइड है, यानी कि लोहे के जो यौगिक हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए आग्नेय चट्टानों के ऊपर चाहे कार्बोनेशन की प्रक्रिया हो चाहे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो, इनका ज़्यादा प्रभाव होगा। ठीक इसी तरह से जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेशन की प्रक्रिया, इसका प्रभाव भी आग्नेय चट्टानों पे ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखिए हाइड्रेशन क्या है, अब हम लोग जानते हैं कि पानी का फार्मूला है H2O, यानी कि पानी में पाया जाता है हाइड्रोजन। तो अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से क्या होता है, चट्टानें जो हैं पानी को सोख लेती हैं अपने अंदर, यानी कि चट्टानें एक तरह से सोखता जैसा होता है उस तरह का काम करती हैं और पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं हाइड्रोजन की वजह से। तो ये जो पानी को सोखने की प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन, या हिंदी में कहते हैं जल योजन। तो ये जल योजन या हाइड्रेशन आप समझ गए। अब देखिए इसकी वजह से होता क्या है, सपोज ये एक रॉक है, एक चट्टान है, इसके ऊपर पानी पड़ा किसी भी वजह से, चाहे बारिश हुई हो या यहाँ से कोई स्रोत हो अन्य पानी का, तो उस वजह से इसके ऊपर पानी पड़ा। अब क्या हुआ, हाइड्रेशन की प्रक्रिया हुई, यानी हाइड्रोजन की वजह से इस चट्टान ने इस पानी को सोख लिया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ पानी को सोखेगी तो उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस चट्टान का वॉल्यूम 88% तक इंक्रीज हो सकता है, यानी कि जितनी ये अभी है उससे 88% तक इंक्रीज हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का अगर हम लोग वॉल्यूम कह लीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे या लगातार बढ़ाते जाएंगे उसका आयतन, तो धीरे धीरे वो चीज़ कमज़ोर होने लगेगी। किसी भी चीज़ को देखिए अगर आप कस के खींचे फैलाएं, यानी कि उसके वॉल्यूम को बढ़ाएं, तो क्या होगा, वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी। तो वही हमारी रॉक के साथ होता है और फिर धीरे धीरे इसका अपक्षय होने लगता है, यानी कि ये धीरे धीरे टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित होने लगती है। तो ये आपका हो गया हाइड्रेशन। अब देखिए जो केमिकल वेदरिंग या फिर रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत जो आखिरी प्रोसेस है वो है डेसिलिकेशन का, या फिर कह लीजिए सिलिका का पृथक्करण। तो देखिए डेसिलिकेशन क्या है, जब पानी की वजह से किसी चट्टान से सिलिका अलग हो जाता है, यानी कि किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से एक चट्टान में सिलिका पाया जाता है, उसके ऊपर पानी पड़ा है, एक केमिकल प्रोसेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई और उस वजह से चट्टान से सिलिका अलग हो गया, तो इसे हम कहेंगे डेसिलिकेशन या फिर सिलिका का पृथक्करण। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं चट्टान का एक जो पदार्थ है वो अलग हो रहा है, जिसकी वजह से चट्टान का अपक्षय हो रहा है। तो ये आपका केमिकल वेदरिंग का फोर्थ प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से देखिए आपका जो केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है ये भी पूरा हो गया है, या फिर कह लीजिए ये जो टॉपिक है ये भी पूरा हो गया है।
तो अब हम लोग जो मास मूवमेंट वगैरह के टॉपिक हैं उनको देखेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो मास मूवमेंट होता है या फिर मलबा स्खलन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मास मूवमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संचलन। तो द्रव्यमान संचलन या मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अपक्षय जो होता है इसके बारे में बात की है। तो अपक्षय का जो टॉपिक है इसी से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है मास मूवमेंट। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने देखा था अपक्षय का टॉपिक वाला जो वीडियो, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे कोई जो चट्टान होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब देखिए, अगर चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, एक मान लीजिए ऊंचा सा पहाड़ है, उसके ऊपर जो चट्टानें हैं उसमें से कुछ चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट गई हैं। तो अब ये जो टुकड़े हैं ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक सकते हैं, या फिर कभी ऐसा कोई मोमेंट आ सकता है, कोई ऐसा टाइम आ सकता है जब ये जो चट्टानें हैं ऊपर से नीचे की ओर खिसके जो कि टूट गई हैं, जिनका अपक्षय हो गया है। तो इसी को हम लोग कहेंगे मास मूवमेंट, यानी कि ये जो इतना बड़ा मास है इसका मूवमेंट हो गया, ये नीचे की ओर खिसक गया। तो देखिए, इस तरह से जो चट्टानें हैं जिनके ऊपर वेदरिंग की प्रक्रिया हो गई, यानी जिनका अपक्षय हो गया, तो उससे जो चट्टानों के कुछ भाग अलग हो गए या चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं रॉक वेस्ट, हिंदी में कहेंगे शैल अपशिष्ट। तो शैल अपशिष्ट या रॉक वेस्ट वो पदार्थ, वो कह लीजिए चट्टानों का भाग हो गया जो टूट के अलग हो गया, जिसका अपक्षय हो गया, वेदरिंग की प्रक्रिया हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरली मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट इन ब्लॉक डाउन द हिल स्लोप इज कॉल्ड मास मूवमेंट ऑफ रॉक वेस्ट और सिंपली मास मूवमेंट। यानी कि एक हिल स्लोप है, हिल स्लोप का मतलब हो गया एक जो पहाड़ी है उसका ढाल है, वहां से जब ये रॉक वेस्ट जो है, यानी कि हमारा जो शैल अपशिष्ट है, जो टूटा हुआ भाग है चट्टानों का, ये जब नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर एक तरह से कह लीजिए लुढ़कता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मास मूवमेंट या द्रव्यमान संचलन। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि मास मूवमेंट इज द डिटैचमेंट एंड डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल एंड रॉक मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात कही जा रही है कि मास मूवमेंट क्या है। एक तो डिटैचमेंट, यानी कि चट्टान के कुछ भाग का अलग हो जाना, पहाड़ी के कुछ भाग का टूट के अलग हो जाना, जो कि होगा अपक्षय के कारण, वेदरिंग के कारण। और फिर इसका डाउन स्लोप पे ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि जो हमारा एक तरह से ये स्लोप होता है, किसी भी पहाड़ी का जो ढाल होता है उसके ऊपर इसका ट्रांसपोर्ट होना, परिवहन होना। तो इसमें देखिए किन किन चीजों का परिवहन हो सकता है, सॉइल का भी और रॉक का भी, यानी कि मिट्टी का भी परिवहन हो सकता है और चट्टानों का भी परिवहन हो सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक जगह है, मान लीजिए ये ऊपर एक पहाड़ी है, इस पे ढेर सारे पेड़ थे। अब किसी कारण से यहाँ पे जो पेड़ थे वो काट दिए गए या फिर यहाँ पे खनन का काम किया गया। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब खनन का काम किया या पेड़ जो काटे गए, तो यहाँ पे जो मिट्टी थी उसकी पकड़ जो पहले मजबूत थी वो अब कमज़ोर हो जाएगी। तो जो मिट्टी है एक तरह से कह लीजिए कि कमज़ोर पकड़ वाली हो जाएगी, अब ये आसानी से लुढ़क सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाएगी तो मिट्टी को एक तरह से एक ल्यूब्रिकेंट मिल जाएगा, एक चिकनाहट वाला पदार्थ मिल जाएगा। तो पानी एक तरह से मिट्टी को सरकने के लिए हेल्प करेगा। और ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसे नीचे की ओर पुल करेगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींचेगा, ये ऊपर की जो मिट्टी है, तो ये देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी। अब ये अचानक भी हो सकता है, ढाल पे डिपेंड करेगा कि ये बहुत तेजी से नीचे गिरती है, या फिर जो पानी की मात्रा उस पर डिपेंड करेगा कि ये बहुत तेजी से गिरती है या धीरे धीरे गिरती है, लेकिन ये नीचे की ओर जाने लगेगी। तो इसी को हम लोग कहेंगे मास मूवमेंट। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि डिटैचमेंट होना यानी कि अलग होना, और उसका फिर डाउन स्लोप ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि जो ढाल है उस पर नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट होना। अब इसमें सॉइल भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, या चट्टान का टूटा हुआ भाग भी हो सकता है, रॉक मटेरियल भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सबसे मेन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन चीज़ों को नीचे की ओर खींचेगा, चाहे वो रॉक मटेरियल हो चाहे सॉइल हो। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो आइस है, वाटर है, एयर है, ये चीज़ें भी मास मूवमेंट को एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि किसी जगह पे मान लीजिए ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिट्टी पड़ी हुई है और यहाँ पे पानी पहुँच जाता है, तो पानी क्या करेगा, चिकनाहट को बढ़ा देगा, मिट्टी के वेट को बढ़ा देगा और मिट्टी जो है तेजी से नीचे की ओर खिसक जाएगी। यही काम आइस भी कर सकती है, यही काम एयर भी कर सकती है। तो मास मूवमेंट की जो प्रेजेंस है वो वाटर है, आइस है, एयर है, इस तरह के जो फैक्टर हैं इनकी वजह से बढ़ सकती है। यानी कि जो द्रव्यमान संचलन है वो वाटर, आइस, एयर की वजह से ज़्यादा तेजी से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य कारक है द्रव्यमान संचलन का, जो मुख्य कारक है उसको हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मुख्य कारण क्या होता है मास मूवमेंट का, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो वाटर, आइस, एयर है ये इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इसकी जो गति है उसको तेज कर सकते हैं या इसको शुरू कर सकते हैं।
अच्छा, सपोज किसी स्थान पे बहुत तेज से तूफान आ जाता है और वहाँ पे ढेर सारी मिट्टी जो है एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे पहुँच जाती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या हम इसे मास मूवमेंट कहेंगे, यानी कि क्या इसे हम द्रव्यमान संचलन कहेंगे? तो देखिए सीधा सा आंसर है, इसको हम लोग द्रव्यमान संचलन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से परिवहन का कारक है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉज है, वो यहाँ पे एयर है, तूफान है। तो इसको हम लोग मास मूवमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा मास मूवमेंट का जो मेन फैक्टर होना चाहिए या फिर कह लीजिए जो मुख्य कारक होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पे एयर काम कर रही है तो इसे हम लोग मास मूवमेंट नहीं कहेंगे। और यही चीज अगर ग्रेविटी की वजह से हुई होती, यानी ढेर सारी मिट्टी ग्रेविटी की वजह से ढाल से सड़क के नीचे पहुंच गई होती, तो इसे हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, यानी कि जो द्रव्यमान संचलन है उसके प्रकार क्या हैं। तो पहला आता है फॉल्स। तो फॉल्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे पाथ। तो इस चीज को समझ लेते हैं, पाथ क्या है। अब देखिए पाथ में ये होता है, अब मान लीजिए ये हमारे सामने एक चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है, और ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे दिन में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है और जो रात में टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात का टेम्परेचर बहुत कम। तो ऐसे में क्या होगा, आप देखिए ये चट्टान कभी फैलेगी कभी सिकुड़ेगी, यानी कि दिन के समय इसमें फैलाव होगा और रात के समय सिकुड़न आएगी। तो ऐसे करते करते चट्टान धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी और एक समय आएगा कि चट्टान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, इसमें आपको दरारें दिखने लगेंगी। तो मान लीजिए चट्टान में कुछ दरारें पड़ गई। अब जहाँ पे मान लीजिए चट्टान में दरारें पड़ी हैं वो दरारें धीरे धीरे गहरी होती जाएंगी, क्योंकि मौसम तो बदल नहीं जाएगा। रोज चट्टान जो है दिन में फैलेगी और रात में सिकुड़ेगी, तो चट्टान कमजोर होगी। तो ये दरारें बढ़ती जाएंगी और एक समय आएगा कि चट्टान का एक बड़ा भाग जो है टूट के नीचे गिर जाएगा। तो अब देखिए ये जो चट्टान का बड़ा भाग टूट के नीचे गिर रहा है इसको हम लोग कहेंगे फॉल। और यहाँ पे ये देखिए जो फॉल हो रहा है चट्टान का या फिर जो पाथ हो रहा है चट्टान का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वाटर की कोई भूमिका नहीं है, जल की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि वाटर कोई भी काम नहीं कर रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। पहले वेदरिंग की प्रक्रिया हुई और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम किया, जिससे कि चट्टान का एक भाग नीचे गिर गया। तो जहाँ पे वाटर वगैरह अप्लाई नहीं होते हैं या फिर कह लीजिए वाटर वगैरह की कोई भूमिका नहीं होती है और जो बड़े बड़े चट्टानों के भाग हैं वो सीधे नीचे गिरते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स। तो अब देखिए जो फॉल्स हैं इसके भी टाइप हैं, तो इसको बहुत ही मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो पहला हो गया रॉक फॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चट्टान है बड़ी सी, किसी कारण से उसमें दरारें आ गई, उसका एक बड़ा टुकड़ा जो है टूट के नीचे गिर गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रॉक फॉल हो गया, या फिर हिंदी में कहेंगे कि शैल पात हो गया। फिर देखिए दूसरा आता है डेब्रिस फॉल्स, तो इसे हिंदी में कहते हैं मलबा पात। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो रॉक फॉल है इसमें अपेक्षाकृत जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो बड़े हैं। तो जो हमारा डेब्रिस फॉल है इसमें बस अंतर दोनों में इतना है, रॉक फॉल और डेब्रिस फॉल में, कि डेब्रिस फॉल में जो चट्टान का टुकड़ा नीचे गिरेगा वो थोड़ा सा कम बड़ा होगा, यानी कि रॉक फॉल से डेब्रिस फॉल में जो चट्टान के टुकड़े हैं वो थोड़े कम बड़े होंगे या फिर छोटे छोटे कह लीजिए टुकड़े चट्टानों के नीचे गिरेंगे। तो ये हो गया डेब्रिस फॉल। अच्छा, इसके बाद एक और आता है, उसे कहते हैं भूमिपात या फिर अर्थ फॉल। तो इसमें और भी छोटे चट्टानों के टुकड़े नीचे गिरेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा बड़े टुकड़े गिरेंगे रॉक फॉल में, उसके बाद डेब्रिस फॉल में, फिर आएंगे अर्थ फॉल में। तो इसे याद रखना, देखिए सिंपल है। अच्छा, एक बात और है कि देखिए जो डेब्रिस फॉल है इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े नीचे खिसक रहे हैं। तो ये जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि छोटा छोटा ये जो एक तरह से कह लीजिए मलबा है, ये नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे जमा हो जाएगा तो टीले टाइप के बन जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं टीले बन जाएंगे, या फिर रिजेस कह लीजिए, कटक जिसे कहते हैं वो बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। अब देखिए बात करते हैं स्लाइड्स की। तो स्लाइड्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्खलन। ये मास मूवमेंट का दूसरा टाइप है। तो देखिए स्खलन में क्या अंतर है फॉल से, कि स्खलन में देखिए वही बात है, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े नीचे गिर सकते हैं या छोटे टुकड़े गिर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो मिट्टी है यानी कि ढाल के ऊपर जो मिट्टी है वो नीचे की ओर आके गिरे। लेकिन यहाँ पे अंतर यह है कि यहाँ पे वाटर या फिर जो जल है वो एक ल्यूब्रिकेंट की भूमिका में हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जल होता है वो चिकनाहट का काम कर सकता है, जिसकी वजह से चट्टानें वगैरह जो है नीचे आके गिर रही हैं। तो अब देखिए स्लाइड में कौन कौन से फैक्टर हैं जो मुख्य फैक्टर हैं जो काम करते हैं। तो एक तो ढाल कितना तेज है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर ढाल बहुत ज़्यादा तेज है तो इन चट्टानों के टुकड़े के या मिट्टी जो है इसके नीचे आके गिरने की, या फिर कह लीजिए कि इसके मास मूवमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यानी कि जल द्वारा चिकनाहट उत्पन्न हो रही है, तो भी इसके नीचे आके गिरने की संभावना होगी। फिर गुरुत्व बल जो है वो भी इस चीज़ को प्रभावित करता है। इसी के साथ मान लीजिए अचानक से इलाके में भूकंप आ जाए तो भी ये घटना घट सकती है। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो स्लाइड की घटना है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है स्लाइड की घटना को एक तरह से कह लीजिए कि पूरा करने में, या मास मूवमेंट की घटना को पूरा करने में।
तो अब देखिए जो स्लाइड्स की घटना है या फिर कह लीजिए हिंदी में कहें तो जो स्खलन की घटना है ये कहाँ कहाँ पे होती है। तो स्टीप हिल स्लोप पे ये बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब स्टीप हिल स्लोप का मतलब क्या है कि पहाड़ी का तेज ढाल, इसी के साथ स्टीप वैली साइड यानी कि घाटियाँ, जो नदियों की घाटियाँ होती हैं उसकी अगर जो ढाल है बहुत ज़्यादा तेज है तो भी वहाँ पे भी ये घटना हो सकती है। इसी के साथ देखिए फॉल्ट स्कार्प्स यानी कि जो भ्रंश कगार होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसी तरह से जो पुनर्जीवित सरिताएं होती हैं यानी कि पुनर्जीवित जो नदियाँ होती हैं तो उनकी भी घाटियों में ये घटना हो सकती है। यानी कि चलिए इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी के साथ जो सी कोस्ट होते हैं यानी कि समुद्र तल जो होता है, समुद्र का जो तट होता है वहाँ पे एक क्लिफ ढाल होता है, तो क्लिफ ढाल जो होता है उसके ऊपर भी स्लाइड की घटना हो सकती है। इसी तरह से जो हमारी एलुवियल रिवर वैलीज होती हैं यानी कि जो जलोढ़ सरिताओं की जो कह लीजिए कि घाटियाँ होती हैं, तो इन चीज़ों को अभी हमें पढ़ना है। तो एलुवियल रिवर वैलीज जो हैं और इसी तरह से जो डिग्रेडेड हिल्स एंड माउंटेन्स होते हैं यानी कि अवक्रमित पहाड़ी पर्वत होते हैं, इन सभी जगहों पे स्लाइड्स की घटनाएं हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, और बाकी अभी के लिए हम लोग इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए जो स्लाइड की घटना है यानी कि एक तरह से जो आपकी स्खलन की जो घटना है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो स्लाइड की घटना में देखिए पहला प्रकार हो गया स्लंपिंग। तो स्लंपिंग को हिंदी में कहते हैं अवपतन। तो अवपतन में क्या होता है, देखिए जो मिट्टी है या फिर चट्टान के जो टुकड़े हैं वो घूर्णी संचलन यानी कि कह लीजिए रोटेशनल मूवमेंट के द्वारा जो है नीचे की ओर आते हैं और ज़्यादा तेज़ी से नहीं आते हैं, रुक रुक के आते हैं। तो देखिए घूर्णी मूवमेंट का मतलब हो गया कि घूमते हुए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पत्थर जो है घूमता हुआ नीचे को गिर रहा है, तो उसी तरह से घूमते हुए घूर्णी संचलन या फिर रोटेशनल मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब मान लीजिए देखिए हमारी एक रिवर है, ये सपोज हमारी एक रिवर है और मान लीजिए मानसून के दिन चल रहे हैं, हमारी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, तो मानसून के दिन चल रहे हैं, इस वजह से इनके पास पानी बहुत ज़्यादा और ये ऊपर तक भर गई हैं, बहुत ऊंचाई तक इसमें पानी आ गया है, यानी कि इनका जो तल है बहुत ऊंचा उठ गया है। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए रिवर जो है अपने साथ कुछ मिट्टी लाएगी, कुछ पंख लाएगी, यानी कि अलग अलग तरह का मटेरियल लाएगी और इसको अपने तल पे जमा कर देगी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी वगैरह जमा हो जाएगी। और फिर देखिए क्या होगा कि बरसात का मौसम आएगा, उसके बाद आपकी सर्दी की मौसम आएगा यानी कि नदी में पानी थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद फिर से गर्मियों का मौसम शुरू होगा यानी कि नदी में पानी काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब देखिए जो नदी का तल बहुत ऊपर तक आ गया था यानी कि नदी पानी से बहुत ऊपर तक भर गई थी जो, अब वो पानी फिर से नीचे की तरफ चला जाएगा यानी कि यहाँ से पानी हट जाएगा। तो अब जो ये देखिए यहाँ पे केवल मलबा बचा है, पानी यहाँ पे नहीं बचा है। पहले रिवर क्योंकि यहाँ पे फ्लो कर रही थी, अब तो फ्लो नहीं कर रही है, अब रिवर नीचे जा चुकी है, पानी नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे केवल मलबा बचा है जो रिवर अपने साथ लाई थी। अब क्या होगा, देखिए जो रिवर नीचे जा चुकी है, अब सपोज ये रिवर यहाँ पे आ चुकी है, ये जो इतने ऊंचाई पे रिवर थी सपोज ये नीचे आके यहाँ पे आ गई, तो ये रिवर जो नीचे फ्लो कर रही है अब ये जो अपने तट हैं यानी कि ये जो इसके किनारे हैं इसको काटेगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाना होगा। यहाँ पे जब ये अपने तट को काटेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो रिवर है वो अपने जो किनारे किनारे होते हैं उसका अपर्दन करती है, तो इसके जो ये विसर्पी किनारे होंगे, जो मियांडर्स होंगे, इसका ये अपर्दन करेगी और जब ये अपर्दन करेगी तो ये किनारे जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि चौड़े होंगे और ऐसे में क्या होगा, ये जो ढाल है नीचे से यानी कि ये जो ऊपर मलबा जहाँ पे टिका हुआ है वहां से और जो नीचे का ढाल है वो तेज होता जाएगा। जब ये नदी अपर्दन करेगी तो ऊपर से नीचे का जो ढाल है वो तेज होता जाएगा और जब ढाल काफी तेज हो जाएगा तो एक समय आएगा कि स्लंपिंग की घटना हो जाएगी, यानी कि ये जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगेगी। ये जो यहाँ पे जमा हुई मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगेगी। अब देखिए रॉक स्लाइड या शैल स्खलन क्या है। तो अब देखिए स्लंपिंग में जो है अपेक्षाकृत छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े या मिट्टी जो है नीचे आके खिसकती है, नीचे की ओर खिसकती है, लेकिन रॉक स्लाइड या शैल स्खलन तो इसका नाम ही है कि शैल का स्खलन होना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े बड़े रॉक, यानी कि स्लंपिंग में जो रॉक आ रहे थे उससे काफ़ी बड़े जो रॉक हैं और वो तेज़ी से, स्लंपिंग में मैंने बताया था कि रुक रुक के नीचे आते हैं, रॉक स्लाइड में तेज़ी से वो नीचे आके गिरते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये एक ढाल है और इसके नीचे कोई बस्ती है तो ये जो बस्ती है वो नष्ट भी हो सकती है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर रॉक स्लाइड हो जाता है। फिर देखिए तीसरी जो घटना है उसे कहते हैं मलबा स्खलन या डेब्री स्लाइड। तो डेब्री स्लाइड में देखिए क्या होता है, इसकी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें वाटर काम करता है, लेकिन इन दोनों घटनाओं से, स्लंपिंग और रॉक स्लाइड से, कम वाटर इसमें काम करता है, यानी कि यहाँ पे वाटर का रोल कम होता है ऊपर की दो से, लेकिन यहाँ पे वाटर का रोल होता है। तो देखिए वाटर का क्या रोल है, जो हमारे कह लीजिए शैल हैं या फिर कह लीजिए जो हमारे रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब
कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन। यानी कि जो हमारे रॉक्स हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, जिनका ऑलरेडी वेदरिंग हो चुकी है, जिनके ऊपर ऑलरेडी वेदरिंग की प्रक्रिया हो चुकी है, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं और उसके बाद ढाल से ही नीचे की ओर गिरते हैं। यानी कि जो हमारी चट्टानें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया और फिर ढाल से नीचे की ओर गिरी, तो इसको हम लोग कहते हैं डेब्रिस स्लाइड या मलबा स्खलन की घटना। तो अब देखिए फाइनली आता है फ्लो, इसे हिंदी में कहते हैं वाह। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा था कि चट्टानों के टुकड़े या तो नीचे खिसक रहे थे या फिर मिट्टी नीचे खिसक रही थी, और फ्लो में क्या होता है कि दोनों चीज़ों का मिश्रण नीचे खिसकता है। यानी कि जो चट्टानें हैं प्लस मिट्टी, ये दोनों चीज़ें मिलकर अगर नीचे की ओर खिसकती हैं तो इसे हम लोग कहेंगे फ्लो या वाह की घटना। तो यहाँ पे भी वाटर जो है ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो शुष्क प्रदेश होते हैं, शुष्क से मतलब हो गया कि जो ड्राई लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो अपर्दन का चक्र होता है यानी कि इरोजन की जो साइकिल होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इरोजन साइकिल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है जो शुष्क प्रदेश होते हैं यानी कि जो ड्राई प्रदेश होते हैं। तो ड्राई प्रदेश का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जो बरसात है, जो वर्षा है, यानी कि जो आपकी रेन है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या कह लीजिए 25 सेंटीमीटर तक ही होती है, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई लैंड्स। तो इनके बारे में हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो इरोजन साइकिल है किस तरह से काम करती है। तो देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, आपने जो नॉर्मल इरोजन साइकिल पढ़ी है वही यहाँ पे भी लागू होगी, तो अलग से कुछ याद नहीं करना है। लेकिन जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था कि प्लेया होता है, इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि आपका पेडिमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने प्लेया, पेडिमेंट, बजादा, इन सारी आकृतियों को डिस्कस किया था, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, इससे ठीक पहले वाला वीडियो जो प्लेलिस्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो इरोजन साइकिल होती है उसको जो हमारे जोग्राफर्स हैं 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यानी कि पहली स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं तरुणावस्था, जिसे हम लोग कह सकते हैं यंग स्टेज। तो अब देखिए यंग स्टेज में क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरह से पर्वत है और इससे होके कोई नदी निकलती है और यहाँ पे बेसिन है, रिवर का बेसिन है जिसमें जाके ये नदी मिलती है। तो अब देखिए पहले पार्ट में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये पर्वत है या फिर कोई और लैंडफॉर्म है जो ऊपर उठ गया है, मान लीजिए पर्वत नाभिक है, तो इसे हम लोग एक ज्योग्राफी की भाषा में उच्चावच कह सकते हैं, ऊपर उठा हुआ भाग कह सकते हैं। तो एक लैंडफॉर्म है जो ऊपर उठ गया है, यहाँ से एक नदी निकल रही है और ये नदी क्या करेगी, हम लोग जानते हैं कि इस पर्वत का इरोजन करेगी। तो ये नदी जो है इस पर्वत को काटना शुरू करेगी, अपर्दन करना शुरू करेगी, और साथ में क्या होगा, जब रिवर किसी चीज़ को इरोड करेगी, इरोजन करेगी, तो इस पर्वत के साथ जो रेत होगी, जो कंकड़ पत्थर होंगे वो अलग होंगे, वो क्या होगा, रिवर के साथ जाएंगे यहाँ पे बेसिन में, यानी कि जहाँ पे रिवर मिल रही है जाके। तो इस तरह से और भी पर्वत आसपास हो सकते हैं, दूसरे पर्वत भी हो सकते हैं जिनसे रिवर निकल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं यंगर स्टेज। तो यंगर स्टेज में क्या होता है कि जो ऊंचे उठे हुए पर्वतीय भाग हैं या फिर कह लीजिए ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं वो अपर्दित होने लगते हैं, इरोडेड होने लगते हैं, और उसका निक्षेप कहाँ होने लगता है, यानी कि ये इरोजन से नदी को जो कंकड़ पत्थर रेत मिली है उसका इरोजन ये कहाँ करती है, जाके यहाँ पे आपका जो बेसिन है इसमें इसका जाके निक्षेप करती है, इसको जमा करती है। तो देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे साल्ट और रेत जो है, यानी कि साल्ट और सैंड जो है वो मेनली जमा होता है। अब देखिए एक चीज़ और क्या हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग किसी पर्वत को काटेंगे, उसका इरोजन करेंगे, तो ये धीरे धीरे नीचा होने लगेगा, और ये चीज़ जब यहाँ पे बेसिन में भरेगी तो बेसिन जब भरेगा तो धीरे धीरे ऊंचा होने लगेगा। तो रिलेटिवली इस बेसिन के रिलेटिवली इसकी हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये ऑलरेडी छोटा हो चुका है और यहाँ पे जो बेसिन था ये ऑलरेडी ऊँचा हो चुका है। तो ये बेसिन से ये पहाड़ की जो हाइट है वो पहले से अब कम रह जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये उच्चावच है, ये जो ऊपर उठा हुआ लैंडफॉर्म है, ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ ही देखिए क्या होगा, ये जो रिवर जा रही है ये अपने साथ जो निक्षेप ले जा रही है उसको जो यहाँ पे जमा करेगी, उससे जलोढ़ पंख बनेंगे। अब देखिए जलोढ़ पंख के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जलोढ़ पंख क्या होता है, इस टाइप की आकृति होती है, तो उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और रिवर इसको कैसे बनाती है इसको भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये पूरा समझना है तो सीरीज़ आप फॉलो कर रहे होंगे तभी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जलोढ़ पंख बनती है, और इस तरह से जो हम लोगों ने और रिवर्स देखे हैं ये भी अपने अपने जलोढ़ पंख बनाएंगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है कि पहली बात है कि ये जो पहाड़ है इसका ये डिग्रेड हो रहा है क्योंकि इसका इरोजन हो रहा है, और रिवर क्या कर रही है, ये जो यहाँ पे हमारा बेसिन है इस बेसिन को ऊंचा कर रही है, इसमें साल्ट और सैंड जमा कर रही है। इसके साथ ही क्या कर रही है, ये जो बेसिन का किनारा है या फिर कह लीजिए रिवर की जो नदी घाटी का मुहाना है वहाँ पर जाके जलोढ़ पंख का निर्माण कर रही है।
इसके साथ ही देखिए एक चीज़ और जो दिखाई देगी वो हमको ये भी दिखाई देगी कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है गड्ढे जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हवा क्या करती है, रेत को उड़ा के ले जाती है। तो जब हवा रेत को उड़ा के ले जाएगी तो छोटे छोटे गड्ढे जैसे भी दिखेंगे। और फाइनली क्या होगा, जब बेसिन में बहुत सारी रेत आ जाएगी, बहुत सारा नमक आ जाएगा, यानी कि साल्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, ये भर जाएगी। तो इससे क्या बनेगा, जो बनेगी आकृति ये जो बेसिन भरने से, उसे हम लोग कहते हैं प्लेया झील। तो प्लेया झील के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे प्लेया झील का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे हम लोग सेकेंड स्टेज की। तो सेकेंड स्टेज में अब देखिए क्या होगा, एक बार हम लोग फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि अभी तक ये जो पहाड़ है या फिर ये ऊंची उठी हुई जो आकृति है, ये धीरे धीरे इसका इरोजन हो रहा था। अब सेकेंड स्टेज आते आते, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, उसमें रिवर इसको और तेज़ी से काटने लगेगी, यानी कि ये पहाड़ जो है और भी तेज़ी से नीचा होने लगेगा। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इरोजन की साइकिल में कि सेकेंड स्टेज आते आते रिवर जो है एक तरह से गहराई में काटना कम कर देती है और वर्टिकल जो इरोजन है उसे कम कर देती है और लेटरल इरोजन बढ़ा देती है। तो एक तरह से जो पहाड़ है उसका अपरदन बढ़ जाएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, पहाड़ में पहली बात तो है ऊंचाई में तेज़ी से कमी आएगी। और यहाँ पे देखिए क्या है कि बेसिन के मुख पे ऐसे जो कई सारे पंख बन जाएंगे इस तरह से, तो वो सारे आपस में मिल जाएंगे। यानी कि मान लीजिए इस तरह से ये कई सारे पंख बने हुए हैं, ये आपस में धीरे धीरे मिलने लगेंगे। और जब ये आपस में मिलने लगेंगे तो इससे जो आकृति बनेगी उसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहते हैं बजादा। तो यहाँ पे बजादा का निर्माण हो जाएगा, यानी कि ये कई सारे पंख के मिलने से बजादा का निर्माण हो जाएगा। और देखिए क्या होगा, हम लोगों ने ये भी चीज़ ऑलरेडी देखी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पिछला वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, इससे ठीक पहले वाला, कि जो बजादा है, यानी कि यहाँ पे कई सारे पंख के मिलने से जो आकृति बनी जिसे हम लोग बजादा कह रहे हैं, और पर्वत का जो आगे का हिस्सा है इसके बीच में क्या बनेगा, इसके बीच में जो आकृति बनेगी वो बनेगा पेडीमेंट। और पेडीमेंट कैसे बनता है, पेडीमेंट बनता है अपरदन की वजह से, और अपरदन यानी कि इरोजन की वजह से। यानी कि रिवर जो है यहाँ पे जो एक तरह से लैंडफॉर्म है उसको जो काट रही है, उसकी वजह से जो आकृति बनेगी उसे हम लोग कहेंगे पेडीमेंट। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए बेसिन के भर जाने से प्लेया बना, यहाँ पे जो रिवर अपने साथ अपक्षेप लाई थी, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर रेत लाई थी उसको जो जमा किया, तो उससे जलोढ़ पंख बना। जलोढ़ पंख जब मिल गए तो उससे बजादा बना। और बजादा और पर्वत के आगे के हिस्से के बीच में जो जगह थी, जो स्थान था, वहाँ पे जो रिवर थी उसने इरोजन किया। इरोजन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बना अपरदन की वजह से, उसको हम लोग कह रहे हैं पेडीमेंट। तो पेडीमेंट बन गया। अब देखिए बात करेंगे थर्ड स्टेज की। चलिए फिगर यही रहने देते हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेज के लिए कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये जो पर्वत हैं, जो ऊंचे उठे हुए भाग थे, इन सब का डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी इनकी हाइट बहुत कम रह जाएगी। मान लीजिए केवल इतनी रह गई, तो इस तरह से इनकी हाइट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। थर्ड स्टेज में ये होगा, जिसे हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं, एक तरह से कह लीजिए ओल्ड स्टेज कहते हैं। तो ओल्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि इसकी हाइट में पर्वतों की, या फिर ये जो ऊंचे ऊंचे उठे हुए उच्चावच थे, ऊंचे उठे हुए लैंडफॉर्म थे, इनकी हाइट में कमी आ गई। इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पे शैल रहे होंगे इनके रास्ते में, रिवर के रास्ते में कुछ ऐसे भी शैल से मतलब है पत्थर कह लीजिए या रॉक्स कह लीजिए, रॉक सही वर्ड है। तो जो रॉक हैं रिवर के रास्ते में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा कठोर थे, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक थे। तो अब उसको रिवर पूरी तरह से नहीं काट पाई होगी, तो कुछ रिवर के रास्ते में इस तरह से उठे हुए छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे। रेगिस्तान की जो भूमि है उसमें इस तरह से कुछ छोटे छोटे उठे हुए भाग दिखाई देंगे, और इसे हम लोग कहते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग पे पूरा एक अलग वीडियो है जिसे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो ऊंचे उठे हुए हार्ड रॉक हैं जिनका रिवर इरोजन नहीं कर पाई, उसे हम लोग इंसेलबर्ग कहेंगे। इसके साथ ही देखिए एक चीज़ क्या दिखाई देती है कि जो हवा है उसका काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो हवा क्या काम करती है कि जो भी कंकड़ पत्थर रेत है जो कि बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, उनको उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है। तो यानी कि अब देखिए कुछ ऊपर उठा हुआ भाग है, उसके ऊपर कुछ कंकड़ पत्थर रेत हैं जो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, तो उसको उठा के हवा ले जाएगी। और इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे एक मैदान जैसा बनने लगेगा, यानी जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वहाँ की रेत आगे जा रही है, आगे जमा हो रही है, तो एक तरह से एक लेवल बनने लगेगा जिससे मैदान जैसा बनने लगेगा रेगिस्तान में। और देखिए एक लास्ट चीज़ जो बची है थर्ड स्टेज की, वो ये है कि हम लोगों ने देखा था कि इसमें कुछ पेडिमेंट्स बन गए हैं, यानी कि जो बजादा है और जो पर्वत का आगे का हिस्सा है इसके बीच में कुछ पेडिमेंट्स बन गए हैं। तो अब क्या होगा, फाइनल स्टेज में ये पेडिमेंट भी आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये जितने भी पेडिमेंट बने थे ये आपस में मिल जाएंगे। और जब पेडिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो आकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं डेजर्ट पेनी प्लेन।
तो डेजर्ट पेनीप्लेन कैसे बनेगा? जब कई सारे पेडिमेंट मिल जाएंगे थर्ड स्टेज में तो उससे डेजर्ट पेनीप्लेन बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र होता है, यानी कि आपका एक तरह से जो एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो इरोजन की साइकिल होती है उसको हम लोगों ने देखा है, उड़ाती जाएगी। तो ये गड्ढा जो है धीरे धीरे हवा के द्वारा गहरा होता जाएगा। अब देखिए ये कब तक गहरा होगा? जब तक कि जो तली है वहाँ पे पानी ना आ जाए, यानी कि उड़ाने के लिए कुछ बचे ही ना। तो अब देखिए पानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जो ये गड्ढा होता है जो हवा के द्वारा बन रहा है, जो विंड के द्वारा ये बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। इतना गहरा हो जाता है कि समुद्र के तल से भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह का ये जो गड्ढा बनता है, गर्त बनता है, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन्स। यानी कि इस तरह के ये जो बेसिन बने इसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन बेसिन्स या अपवाहन बेसिन, या फिर कह सकते हैं वात गर्त, या इंग्लिश में ब्लो आउट। अब देखिए जो दूसरा हमारा लैंडफॉर्म है वो है इंसेलबर्ग। तो अब देखिए इंसेलबर्ग कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। अच्छा देखिए हमारे जो रेगिस्तान हैं वहाँ पे दो तरह की प्रक्रियाएं चला करती हैं। एक तो सर्दी गर्मी होती है, यानी कि जो दिन होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें हैं दिन के समय फैलती हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होगी तो वो फैलेगी, और रात के समय सिकुड़ती हैं, तो इससे चट्टानें टूटती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अपक्षय। तो इसी तरह की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अपक्षय के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे चट्टानों के बीच में पानी का रात में जम जाना और सुबह फिर से पिघल जाना। तो ऐसे में भी जो चट्टान की दरारें हैं वो एक तरह से फैलने लगती हैं, चट्टान जो है कमज़ोर होने लगती है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, देखिए कि हवा के द्वारा लगातार चट्टान से हवा टकराती है, जिससे कि चट्टान कमज़ोर होती जाती है, चट्टान के कण उड़ते जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अपरदन। तो ये दो प्रक्रियाएं जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें होती रहती हैं। अब देखिए ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं किस चीज़ को ज़्यादा, किस तरह के रॉक को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी? जाहिर सी बात है जो सॉफ्ट रॉक होगा, यानी कि जो कोमल शैल होगा, उस पर इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अब देखिए इंसेलबर्ग कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पे ढेर सारी चट्टानें हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ जो है सॉफ्ट रॉक है, कुछ हार्ड रॉक है, यानी कि कुछ कोमल शैल है और कुछ जो है कठोर शैल है। तो ऐसे में क्या होगा, जब अपक्षय होगा और अपरदन होगा तो चट्टानें टूटेंगी। अब देखिए जब चट्टानें टूटेंगी तो जो सॉफ्ट रॉक हैं, यानी कि जो कमज़ोर चट्टानें हैं, वो तो टूट जाएंगी, वो एक तरह से उनका अपक्षय हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, यानी कि उनमें दरार आएगी, फिर वो दरार धीरे धीरे बड़ी होगी और उसके बाद ये जो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। लेकिन जो हार्ड रॉक है वो कहीं कहीं पे बची रह जाती हैं। तो हार्ड रॉक इस तरह से ऊपर को टीले या टापू की तरह से बची रह जाती हैं। अब देखिए जो सॉफ्ट रॉक थी इनके बीच की वो सब उड़ चुकी हैं, उन सबको हवा अपने साथ उड़ा ले गई है। लेकिन ये जो हार्ड रॉक है ये इस तरह से टापू की तरह, टीले की तरह बची हुई हैं। तो ये जो हमारी संरचना बची हुई है ये लैंडफॉर्म कहलाता है इंसेलबर्ग। अब देखिए अगला है मशरूम रॉक। तो ये किस तरह से बनता है? देखिए जाहिर सी बात है, हिंदी में इसे कहते हैं छत्रक शिला। तो जो मशरूम या छाते के समान दिखाई दे, छत्रक के समान दिखाई दे, उसे हम लोग कहेंगे मशरूम रॉक या छत्रक शिला। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये। मान लीजिए यहाँ पे कोई कठोर चट्टान है और इसके नीचे जो है कोमल चट्टान है। तो ऐसे में क्या होगा, ये वर्टिकल एक तरह से कोमल चट्टान है इसके नीचे। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, इससे हवा टकराएगी। और हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हवा जो है, मान लीजिए ये विंड फ्लो कर रही है, तो जो हवा में ये विंड फ्लो कर रही है, नीचे का जो पार्ट होगा हवा का, इसमें रेत और धूलकण ज़्यादा होंगे, फिर उसके ऊपर रेत और धूलकण उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं इनका अपना भार होता है, तो ये एक निश्चित ऊंचाई तक ही जा पाएंगी। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे लगभग 6 फुट की ऊंचाई तक जो हवा बह रही है, उस हवा में रेत और धूलकण ज़्यादा होंगे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, हवा में रेत और धूल कण की मात्रा बहुत कम होती जाएगी। अब देखिए जब हवा इससे टकराएगी तो क्या करेगी, इरोजन करेगी। और किस पार्ट का ज़्यादा इरोजन करेगी? लगभग वही जो नीचे का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे रेत और धूल कण ज़्यादा हैं। तो जब रेत और धूल कण इससे टकराएंगे, इस चट्टान से टकराएंगे, तो इसको काटेंगे, तो इसका इरोजन करेंगे, और ऊपर का जो भाग है उसका इरोजन कम होगा। अब देखिए समझते हैं क्या हो रहा है कि जो नीचे का भाग है उसका इरोजन ज़्यादा हो रहा है। तो जो देखिए सबसे नीचे का पार्ट है, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा रेत और धूलकण होंगे, वो सबसे ज़्यादा पतला हो जाएगा कट के। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि हवा हर दिशा से बह रही है, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही दिशा में हवा बहती है, हर दिशा से बह रही है। तो मान लीजिए कि एक चट्टान है, कभी इसको इस तरफ से काट रही है, कभी इस तरफ से काट रही है, कभी सामने से, कभी पीछे से, इस तरह से चारों तरफ से यह चट्टान जो है इसका कटाव हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए जो चट्टान है इसका नीचे का पार्ट सबसे ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है सबसे ज़्यादा रेत और धूलकण है। फिर जैसे 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 हम लोग ऊपर जाएंगे, रेत और धूलकण की क्योंकि मात्रा कम होती जा रही है, तो चट्टान का जो कटाव है वो भी कम होता जाएगा।
तो ऊपर का जो पार्ट है वो कम कटेगा, यानी वो ज़्यादा चौड़ा रह जाएगा, नीचे का पार्ट पतला हो जाएगा, और जो उसके भी ऊपर का पार्ट है वो और ज़्यादा आपका चौड़ा रहेगा, यानी कि वो एक तरह से पहले जैसा बरकरार रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक जो छाता होता है या मशरूम होता है उसके जैसी आकृति बन जाएगी। हवा ने नीचे के पार्ट को ज़्यादा काटा क्योंकि यहाँ पे रेत धूल कण कम थे, उसके ऊपर के पार्ट को थोड़ा कम काटा क्योंकि उससे कम थे रेत और धूल कण, और यहाँ पे बहुत ही कम काटा क्योंकि यहाँ पे रेत और धूल कण बहुत ही कम बचे थे। तो ऐसे में एक छाते जैसी संरचना बन गई। इस तरह से जो रॉक बनती है उसे हम लोग कहते हैं अब देखिए फिर अगला आता है डिमॉइसेल्स या भूस्तंभ। तो भूस्तंभ क्या है, यानी कि ज़मीन पे एक तरह से खड़े हुए खंभे। अब देखिए ये किस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि ये एक हार्ड रॉक है, चलिए इसको अभी एक रॉक मानिए, केवल हार्ड रॉक का पार्ट यहाँ पे बाद में आएगा। तो ये एक हमारी रॉक है। अब इसमें देखिए मान लीजिए क्या है कि जनरली ये सॉफ्ट रॉक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कुछ जगहों पे हार्ड रॉक भी मौजूद है। तो मान लीजिए यहाँ पे हार्ड रॉक मौजूद है, यहाँ पे भी हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हार्ड रॉक है, बाकी सॉफ्ट रॉक है। तो अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए जब विंड बहेगी, इसके ऊपर से हवा बहेगी, तो ये वाले जो पार्ट हैं जो ग्रीन वाले जो हार्ड रॉक से बने, इसके नीचे की जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर की हार्ड रॉक है नीचे की सॉफ्ट रॉक को प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, एक तरह से आप कह लीजिए कि बचाएगी उसको। क्योंकि अब देखिए जो हमारी ऊपर की हार्ड रॉक है इसको विंड काट नहीं पाएगी, तो जब आप ऊपर का पार्ट नहीं काट पाएंगे तो फिर कैसे नीचे का पार्ट काट पाएंगे, यानी कि इस रॉक के जो नीचे का पार्ट है फिर उसको कैसे काट पाएंगे। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, जो हमारी विंड है इन हार्ड रॉक्स के नीचे की जो सॉफ्ट रॉक है उनको नहीं काट पाएगी, क्योंकि ऊपर की हार्ड रॉक को विंड नहीं काट पाएगी। लेकिन देखिए जो बाकी का पार्ट है इसका क्या होगा, ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई हार्ड रॉक है नहीं। बाकी का ये वाला जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर कोई हार्ड रॉक नहीं है, तो इस सारे पार्ट को विंड जो है काट डालेगी। यानी कि ज्योग्राफी की भाषा में कह लीजिए कि ये सारी जो चट्टानें हैं इनका अपर्दन हवा के द्वारा, विंड के द्वारा कर दिया जाएगा, इनका इरोजन विंड के द्वारा कर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए जो ये पार्ट है जिनके नीचे का कह लीजिए सॉफ्ट पार्ट नहीं कट पाया है, वो इस तरह से खंभों की तरह बचे रहेंगे। ये जो कुछ पार्ट हैं ये इस तरह से खंभों की तरह बचे रहेंगे, और बाकी के जो पार्ट है उसका इरोजन हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिसको मैंने ब्लू किया है ये सारा पार्ट समाप्त हो गया इरोजन के द्वारा। तो कुछ जो ये पार्ट बचे रहे जिनके ऊपर हार्ड रॉक है और नीचे सॉफ्ट रॉक है, यानी कि ये ऊपर की हार्ड रॉक है और नीचे की सॉफ्ट रॉक है, पर हार्ड रॉक की वजह से जहाँ पे सॉफ्ट रॉक का इरोजन नहीं हो पाया, तो ये जो खंभे जैसे बचे रहे पार्ट, इनको हम कहते हैं डेमोइसेल्स या फिर भूस्तंभ। अब देखिए जो अगला हमारा लैंडफॉर्म है ये है ज्यूजेन। तो ज्यूजेन क्या होता है, अब देखिए पहले हम एक संरचना समझ लेते हैं। मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र और यहाँ पे क्या है, एरिड एरिया है, और यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो चट्टानों की संरचना है वो किस तरह की है, ऊपर हार्ड रॉक है, यानी कि ये हार्ड रॉक है, इसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, उसके नीचे हार्ड रॉक है, इसके नीचे फिर से अगली रॉक सॉफ्ट होगी, फिर हार्ड होगी। तो ये क्रम चल रहा है, यानी कि हार्ड सॉफ्ट, इस तरह से रॉक्स हैं, यानी कि इस तरह से चट्टानें स्थित हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ऊपर की हार्ड रॉक है इसमें कुछ छेद होंगे, यानी कि कह लीजिए कुछ सुराख वगैरह होंगे इस तरह के। इसमें क्या होगा कि जो हमारा वाटर है या फिर कह लीजिए जो ओस की बूंदें हैं वो जाके जम जाएंगी, यहाँ पे जम जाएंगी। जब इसमें ओस की बूंदें जमेंगी तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, तो वो बर्फ़ जो है फैलेगी। जब फैलेगी तो अपने आसपास का जो चट्टान है उसको तोड़ेगी, और सुबह क्या होगा, ये पानी फिर से उड़ जाएगा, फिर से रात में इसमें बर्फ़ जमा होगी, उसकी बूंदें जमा होंगी, वो फिर से बर्फ़ में बदलेंगी, फिर से तोड़ेंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो चट्टान है इसमें कुछ सुराख हो जाएंगे, इस तरह के कह लीजिए बड़े सुराख हो जाएंगे। और ये जो सुराख होंगे इनमें एक तरह से कह लीजिए कि मिट्टी कह लीजिए या फिर शिलाचूर्ण जिसे कहते हैं, यानी कि पत्थर का टूटा हुआ पार्ट, शैल का या फिर रॉक का जो टूटा हुआ पार्ट है वो भरा होगा, क्योंकि ओस की बूंदों ने इस पार्ट को लगातार तोड़ा है, लगातार बर्फ़ फैली है, और जब बर्फ़ फैली है तो जो आसपास की कह लीजिए सुराख की दीवारें थी वो कमज़ोर हुई और धीरे धीरे टूटती गईं। तो यहाँ पे अब कह लीजिए आप इस तरह के कुछ छेद से बन गए। इस तरह के ये देखिए जो ये वाले छेद हैं उसको मैंने यहाँ पे बनाया, कुछ छिद्र कह लीजिए, सुराख कह लीजिए बन गए हैं। अब देखिए क्या होगा, ये छिद्र जो हैं धीरे धीरे नीचे तक पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हमारे छेद हैं इनके ऊपर विंड का इरोजन का काम होगा, यानी कि ये सारा जो यहाँ पे एक तरह से आप कह लीजिए कि धूल और रेत के कण जो इकट्ठे हो गए हैं इस चट्टान के टूटने से, उन सबको हवा अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो विंड फ्लो हो रही है वो इस पार्ट को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और ये लगातार उड़ा के ले जाती रहेगी जब तक कि यहाँ तक ये छेद ना पहुँच जाए। इस तरह से ये लगातार उड़ा के ले जाएगी। और फिर देखिए क्या होगा अगले चरण में। अब हम जानते हैं कि नीचे की जो रॉक है वो सॉफ्ट है,
यानी कि ऊपर जो ये वाला छेद था, इसका जब सारा पार्ट उड़ गया, जितना भी इसमें शिला चूर्ण था या चट्टान का टूटा फूटा टुकड़ा था, वो जब सब उड़ गया तो नीचे की सॉफ्ट रॉक पहुंची। और जब नीचे की सॉफ्ट रॉक पे हवा पहुंचेगी तो क्या होगा, सॉफ्ट रॉक तो वैसे भी कोमल है, ये तो पहले से ही टूटने को तैयार है, तो ये और ज़्यादा तेज़ी से टूटेगी। यानी कि अब देखिए क्या होगा कि ऊपर का जो पार्ट है वो तो तब भी कम टूटा है, पर ये नीचे का जो ये सॉफ्ट रॉक वाला पार्ट है ये और ज़्यादा टूट जाएगा इस तरह से, और इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से, और ऊपर का पार्ट जो है, यानी कि अगर इससे जोड़ें हम तो इस तरह से कुछ कह सकते हैं आप, इस तरह का, इस साइड बना देता हूँ, कुछ इस तरह का पार्ट हमें दिखाई देगा। अब फिर देखिए अगले चरण में क्या होगा, ये जो चट्टान है जब यहाँ तक पहुँच गई है, यानी कि यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट में जो ये सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे फिर से कुछ सुराख होंगे, फिर से कुछ यहाँ पे छेद हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से पानी भरेगा। यानी कि ये जो कठोर शैल है इसमें फिर से ओस की बूंदें जमा होंगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक गड्ढा हो गया है। जब फिर से ओस की बूंदें इस वाले पार्ट में जमा होंगी तो वो फिर से टूटेगा, यानी कि फिर से जो चट्टान है वो टूटना शुरू होगी। तो आखिरी में क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ गड्ढे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ के देखिए जो नीचे के गड्ढे होंगे वो पतले होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शैल है, ये जो चट्टान है, ये कठोर है। तो जब कठोर चट्टान पे फिर से प्रक्रिया होगी, यानी कि फिर से जो है एक तरह से ओस की प्रक्रिया होगी, ओस जो है जमेगी, बर्फ़ में बदलेगी और चट्टान टूटेगी, तो उतना ज़्यादा नहीं तोड़ पाएगी जितना कि सॉफ्ट रॉक को तोड़ दिया। क्योंकि सॉफ्ट रॉक कोमल है, आसानी से टूट गई है, उतनी आसानी से नहीं टूटेगी। तो किस तरह की आखिर में हमें आकृति दिखाई देगी, इस तरह से। यानी कि इसको अभी बता देता हूँ। देखिए ऊपर की जो रॉक थी वो हार्ड थी हमारी, तो ये जो ऊपर की रॉक थी हार्ड थी, इसलिए इसका उतना ज़्यादा ये नहीं टूटी है, उतना ज़्यादा अपर्दन या अपक्षय नहीं हुआ है। नीचे की जो सॉफ्ट रॉक थी ये ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्योंकि ये सॉफ्ट थी, आसानी से हवा इसमें से सारा धूल कण वगैरह उड़ा ले गई, आसानी से इसको तोड़ डाला, तो ये ज़्यादा टूट गई। फिर से नीचे की जो हार्ड रॉक है उसका उतना ज़्यादा अपर्दन नहीं हुआ, क्योंकि ये हार्ड थी, इतनी आसानी से इसे ओस वगैरह की बूंदें तोड़ नहीं पाई। तो इस तरह से ये जो फाइनली हमें आकृति दिख रही है ये ज्यूजेन होगी, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यानी कि फिर से नीचे की जो सॉफ्ट रॉक होगी उसको तोड़ेगी, फिर से जो उसके नीचे की हार्ड रॉक होगी उसको तोड़ेगी, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सैंड ड्यून्स होते हैं या फिर बालू का स्तूप होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है बालू का स्तूप, तो ये किस तरह से बनता है। अब देखिए मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रेत पाई जाती है, चलिए डेजर्ट मान लेते हैं, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में हम जानते हैं रेत होती है, तो ये रेत क्या होगा, हवा के साथ बह रही है, तेज़ हवा चल रही है जिसके साथ ये रेत जो है उड़ के जब साथ में हवा के जा रही है। अब क्या होता है, अचानक से हवा के रास्ते में मान लीजिए कोई पहाड़ आ जाता है, कोई चट्टान आ जाती है या कोई पेड़ ही आ जाता है, तो क्या होगा, ये हवा इससे टकराएगी। जब टकराएगी तो ये हवा के साथ जो सैंड या रेत है ये एक जगह पे इस तरह से इकट्ठा होने लगेगी। अब जब ये इकट्ठा होने लगेगी तो धीरे धीरे एक टीले के रूप में बन जाएगी, यानी कि एक तरह का कह लीजिए स्तूप बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बालू का स्तूप। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये बालू का स्तूप जो बना है, जो हवा के साथ रेत उड़ के आई और किसी रास्ते के अवरोध से टकराई, जिसकी वजह से रेत इकट्ठा हो गई और बालू का स्तूप बना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेगिस्तान में ही बने। अब मान लीजिए एक नदी बहती है, नदी का जो किनारा होता है, जो रिवर बैंक होता है, वहाँ पे सैंड है, तो ये सैंड भी हवा के साथ उड़ के जा सकती है और बालू का स्तूप बन सकता है, सैंड ड्यून बन सकता है। इसी तरह से मान लीजिए समुद्र का किनारा है, तो समुद्र के किनारे पे भी है, अगर समुद्र के किनारे पे जो रेत है उससे भी ये सैंड ड्यून का निर्माण हो सकता है। बस हवा इतनी ताकतवर हो, इतनी कह लीजिए कि हवा में ताकत हो कि वो अपने साथ सैंड को उड़ा के थोड़ी दूरी तक ले जा सके और फिर कहीं पे जाके इकट्ठा करे जहाँ पे अवरोध हो, तो इससे जो है बालू का स्तूप या फिर सैंड ड्यून का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए सैंड ड्यून्स के बनने की ज़रूरी शर्तें क्या हैं, यानी कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो फॉलो होंगी तभी सैंड ड्यून्स बन पाएगा। तो देखिए पहली बात तो है कि रेत की अधिकता होना चाहिए, यानी कि जो सैंड है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए अगर कम सैंड होगी तो फिर वो जाहिर सी बात है हवा के साथ उड़ के जो सैंड जाएगी वो कम मात्रा में होगी, तो फिर स्तूप का निर्माण नहीं हो पाएगा, थोड़ी सैंड जो है इकट्ठा हो पाएगी। वहीं पर अगर हवा के साथ बहुत ज़्यादा सैंड जा रही है, बहुत ज़्यादा रेत जा रही है, तो जब ये अवरोध से टकराएगी तो तेज़ी से एक जगह पे जमा होती जाएगी और एक तरह से स्तूप का निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हवा जो है उसकी स्पीड भी इतनी होना चाहिए कि वो अपने साथ ज़्यादा रेत को ले जा सके। अब अगर हवा धीरे धीरे चल रही है, बहुत कम रेत साथ में जा रही है, तो फिर यहाँ पे सैंड ड्यून का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर हवा तेज़ है, ज़्यादा अपने साथ रेत ले जा रही है, तो जैसे ही अवरोध से टकराएगी तो ज़्यादा सी रेत यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगी, जिससे सैंड ड्यून का निर्माण होगा।
फिर देखिए इसी के साथ जो हमारी हवा है या फिर जो कह लीजिए हमारी विंड है, इसके रास्ते में कोई अवरोध होना चाहिए, यानी कि चाहे वो बड़ा सा पेड़ हो, चट्टान हो, ऊंची सी दीवार हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हवा का जो रास्ता है वो रुके। अगर ये हवा का रास्ता नहीं रुकता है तो फिर चाहे रेत जितनी ज़्यादा हो हवा के पास और हवा चाहे जितनी तेज़ बह रही हो, जब उसका रास्ता ही नहीं रुकेगा तो फिर रेत एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगी और बालू का स्तूप बन नहीं पाएगा। इसके साथ ही फिर देखिए एक बात और ये आ जाती है कि ये जो हवा है, मान लीजिए यहाँ पे टकरा रही है जाके और यहाँ पे रेत जमा हो रही है, लेकिन ठीक यहाँ पे मान लीजिए कोई पानी का स्रोत है, मान लीजिए झील है, नदी है, कुछ भी है, तो क्या होगा, ये सारी रेत इसमें जाके जमा होने लगेगी, इस नदी में जाके जमा होने लगेगी और इसकी वजह से क्या होगा कि ये बालू का स्तूप का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेत यहाँ पे आई थी वो सारी तो नदी में या झील में चली गई। तो ये 4 कंडीशन है जो होना चाहिए, तभी सैंड ड्यून या बालू का स्तूप का निर्माण हो पाएगा। अब देखिए इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी कि जो हमारे बालू का स्तूप है ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए अभी समझ जाएंगे। अब मान लीजिए ये एक स्तूप का निर्माण हो गया, बालू का ये मान लीजिए रेत का एक टीला है। अब क्या होगा, इससे देखिए हवा टकरा रही है, जब हवा टकराएगी तो यहाँ की जो रेत है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ये वाली जो रेत है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए जब ऊपर पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा, ये सड़क के नीचे की तरफ आएगी, इस तरह से नीचे की तरफ आएगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाली जो रेत है ऐसे आगे बढ़ती हुई इधर पहुंच जाएगी, फिर आगे बढ़ती हुई इधर पहुंच जाएगी, यानी कि ये जो रेत है लगातार नीचे सरकती जाएगी, इधर की रेत इधर आती जाएगी, इधर की रेत इधर आती जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे ये जो स्तूप है फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये धीरे धीरे जो बालू का स्तूप है या फिर सैंड ड्यून है ये लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए हमारे जो सैंड ड्यून्स होते हैं या बालू का स्तूप होते हैं, इसके कई सारे टाइप होते हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बरखान। तो बरखान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि लिख के आ सकें आप। तो बरखान क्या है, देखिए एक तरह का ये सैंड ड्यून ही है, यानी कि बालू का स्तूप ही है। क्या होता है कि ये इस तरह का सैंड ड्यून है कि इसका एक ढाल उत्तल होता है, ये वाला ढाल उत्तल हो गया और दूसरा ढाल अवतल होता है। अब देखिए इसके साथ ही क्या होता है, ये जो दूसरा ढाल होता है, देखिए एक तरफ तो हवा जिस तरफ टकरा रही है ये वाला ढाल हो गया, दूसरा ढाल ये वाला हो गया जिधर को हवा नहीं टकरा रही है, यानी कि जिस साइड को जो हवा के विपरीत दिशा में है। तो ये जो हवा के विपरीत दिशा वाला ढाल होता है ये अवतल हो जाता है। अवतल आप लोग जानते हैं कि इस तरह का, मतलब कि इस तरह से अवतल हो जाता है। साथ में देखिए इसमें क्या होता है कि विंड इस तरह से फ्लो होती है कि ये जो बीच का भाग है यहाँ पे विंड जो है रेत को उड़ा के और ये साइड में जमा करती है, इस तरह से यहाँ पे ये साइड्स में जो है रेत जमा हो जाती है। तो क्या होगा, देखिए बीच में एक गड्ढा जैसा दिखाई देगा, यहाँ पे हमें एक गड्ढा जैसा ये दिखाई देगा और साइड में क्या होगा, सींग जैसे निकले हुए दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे और ये वाला पार्ट, ये सींग जैसे जो निकले दिखाई दे रहे हैं, तो इस संरचना को कहते हैं बरखान। तो देखिए ये बरखान की बात हो गई। इसके साथ ही अब जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हमारे जो बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी एक सैंड ड्यून का ही प्रकार है या फिर बालू का स्तूप ही है। तो बरखान भी आगे बढ़ता है, यानी कि अपने स्पेस से बरखान जो है लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए इससे होता क्या है, जब बरखान आगे बढ़ता है तो मान लीजिए रेगिस्तान में कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, वनस्पति हो जाती है, तो जब बरखान वहाँ पहुँचेगा तो उस एरिया को पूरी तरह से ख़राब कर देगा, यानी कि जहाँ पे लोग रह सकते हैं या कुछ इस तरह का एरिया है वहाँ पर भी ये बरखान पहुँच के उस एरिया को पूरी तरह से मरुस्थल में बदल देगा। इसके साथ ही देखिए इस बरखान की एक और प्रॉपर्टी या फिर एक और गुण क्या है कि जब देखिए हमारी जो विंड्स होती हैं इसकी जब डायरेक्शन बदलती है, यानी कि मान लीजिए विंड जो है अभी जो इस दिशा में बह रही है बाद में इधर बहने लगे, तो उसके साथ ही जो बरखान है इसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है, यानी कि ये भी उल्टी दिशा में हो जाएगा। तो कह सकते हैं आपकी जो विंड की डायरेक्शन है उससे जो बरखान है उसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है, उसका भी जो कह लीजिए आकार है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए एक और बात आती है कि ये जो बरखान है जहाँ पे मिलते हैं कई एक साथ मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब कई सारे बरखान आपको एक साथ रेगिस्तान में मिलेंगे तो इनको आप पार नहीं कर सकते, यानी इतना इजी नहीं होगा इनके पार दूसरी साइड जाना। तो ऐसे में क्या बनाया जाता है, कॉरिडोर बनाया जाता है, यानी दो बरखान के बीच में रास्ता बनाया जाता है
जिसे हम लोग कहेंगे कि एक तरह से घासी जिसे कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, जो डेजर्ट का एरिया होता है, तो वहाँ पे जो अलग अलग आकृतियाँ बनती है, लैंडफॉर्म बनते हैं, उसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे एक मिट्टी के बारे में, जो कि अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में मिलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोयस। आप लोगों ने नाम सुना होगा लोयस मिट्टी। तो देखिए लोयस कैसे बनती है। धूल का जमाव जो एक जगह पे होता है, या कह लीजिए जो रेत है, धूल मिश्रित रेत है, ये जब एक जगह पे जमती है तो उससे लोयस बनती है। तो अब देखिए कैसे बनेगी। मान लीजिए कि हवा के साथ धूल उड़ के जा रही है और रास्ते में कहीं पे जंगल है, यानी कि वनस्पतियाँ, कई सारे पेड़ पौधे हैं। तो क्या होगा, ये मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, इस तरह से एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। तो इससे जो है लोयस मिट्टी बन जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, जैसे कि हवा में जो मिट्टी मिश्रित है, वहाँ पे बरसात हो जाए तो ये जो मिट्टी है ये नीचे बैठ जाएगी। तो इससे भी जो आपकी लोयस मिट्टी है वो तैयार हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है, जो विंड में देखिए लोयस मिट्टी के कई सारे कण हैं, उसमें क्या हो कि वो कण आपस में मिल जाए तो उनका साइज़ बड़ा हो जाए, यानी कि जो पहले छोटे साइज़ के कण थे उनका साइज़ बड़ा हो जाए। तो अब वो ज़मीन पे नीचे बैठ जाएंगे, जिससे कि एक तरह से लोयस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी लोयस मिट्टी होती है ये बहुत ही बारीक होती है, और इसमें क्या क्या होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है और रेत यानी कि सैंड होता है। तो तीन चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं, सिल्ट, क्ले और रेत यानी कि सैंड। अब देखिए ये जो हमारी लोयस मिट्टी है, इसको बनने के लिए जो एक तरह से ये क्ले वगैरह चाहिए, वो मिलती कहाँ से है। एक तो किसी डेजर्ट एरिया से मिल जाएगा, यानी कि डेजर्ट एरिया में तो आप जानते हैं सिल्ट, क्ले ये सब मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी रिवर का, मान लीजिए बाढ़ का मैदान है, किसी नदी का बाढ़ का मैदान है, तो वहाँ पे भी ये सैंड वगैरह अवेलेबल होगी। इसके साथ ही मान लीजिए कोई और जगह ऐसी है, समुद्र का किनारा है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे रेत वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ से इसको ये सामग्री मिल जाएगी एक तरह से लोयस मिट्टी बनने के लिए। अब लोयस मिट्टी में तत्व कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं लोयस के बारे में, और आगे एक बार जब हम लोग मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखिए लोयस में होता है क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपर होता है, अभ्रक होता है और कैल्साइट होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है, अभ्रक होता है और कैल्साइट होता है। अब देखिए एक बात और आती है कि जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं उनको खासकर ये याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये पीली क्यों होती है, लोयस मिट्टी का कलर पीला होता है, येलो होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के कारण। तो एक ये भी बात याद रखिए कि ऑक्सीडेशन के कारण जो लोयस मिट्टी है वो पीली होती है। अब देखिए चीन में ये मिट्टी पाई जाती है। तो चीन में जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे क्या होता है कि जो नदियाँ हैं वो लोयस को काटती हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा बारीक होती है, पारगम्य होती है, इसको काट देती हैं नदियाँ, और काट के क्या करती हैं, अपने साथ ले जाती हैं, और जो नदी की घाटी होती है, जो रिवर वैली होती है, वहाँ पे जाके इसको जमा करती हैं। अब देखिए जब ये मिट्टी धीरे धीरे जमा होती है, और क्या होता है, इससे जो एक तरह के नदी है उसके जो दोनों किनारे होते हैं, जो रिवर बैंक होते हैं, वहाँ पे एक तरह के तटबंध बन जाते हैं। तटबंध मतलब नेचुरल लीफ बन जाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए जो किनारे हैं वो ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, जब पानी बहुत तेज़ होता है, नदी में बाढ़ का समय होता है, तो जो ये तटबंध हैं, ये जो प्राकृतिक तटबंध हैं जो लोयस मिट्टी की वजह से बन गए हैं, ये टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो बाढ़ जो है बहुत ही भयानक रूप से आती है, यानी आसपास बहुत तेज़ी से पानी फैलता है। तो इसी कारण देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एक चीन में हुआंगो नदी है उसे चीन का शोक कहते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि चीन का शोक क्यों है, तो आप उसके आंसर में ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो लोयस मिट्टी है, इससे वहाँ पे नदी जो है हमारी हुआंगो जो नदी है उस पर प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं, और जब ये अचानक से टूट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही भयानक बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इसे चीन का शोक कहते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ और ऐसी आकृतियों के बारे में बात करेंगे, लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जो डेजर्ट एरिया होते हैं, उनमें बनती हैं। तो देखिए ये है प्लेया, बजादा और पेडिमेंट। तो ये कैसे बनते हैं चलिए देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो ये 1 2 3 4, तो 4 पहाड़ियाँ हम लोगों ने समझने के लिए बना ली। तो ये 4 पहाड़ियाँ हैं, और उसके अलावा क्या है, इसके बीच में जो है एक बेसिन है, यानी कि चलिए फिर से समझ लेते हैं। देखिए 4 पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से होकर कुछ रिवर बह रही हैं, और हम लोग रिवर जानते हैं कि कहाँ जाती है, बेसिन में जाएगी। तो रिवर का एक बेसिन होता है, तो ये रिवर का बेसिन है। अच्छा, जो रिवर का ये बेसिन होता है इसको रेगिस्तान में कहते हैं बाल्सन, यानी कि रेगिस्तान में जो रिवर का बेसिन होगा उसे हम लोग कहेंगे बाल्सन। तो ये बाल्सन है।
अब देखिए रिवर फ्लो होके अपने बेसिन में यानी कि बालसन में जा रही है और यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। अब देखिए जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे जो पर्वत है उसमें क्या मिलेगा, सिल्ट मिलेगा और साल्ट मिलेगा, यानी कि सिल्ट और नमक इसमें मिल जाएगा। तो इन पर्वतों में सिल्ट होगा, नमक होगा। अब ये रिवर्स क्या करेंगी, इन पर्वतों का थोड़ा सा अपर्दन करेंगी और जब अपर्दन करेंगी तो जो सिल्ट और नमक है यानी कि साल्ट है वो इस रिवर के वाटर में मिल जाएगा। तो यानी कि जो रिवर का वाटर है इसके साथ सिल्ट और साल्ट भी जाके इस बालसन में जमा हो जाएगा, यहाँ पे जाके जमा होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी कुछ ज़्यादा होती है। जब गर्मी बढ़ेगी ये पानी कुछ समय में सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो क्या होगा, जो नदी के पानी के साथ सिल्ट आया था और नमक आया था वो यहाँ पे जमा रह जाएगा। तो वो यहाँ पे बालसन में जमा रह जाएगा और इस तरह से ये जो आकृति बनी, यानी कि जिसमें सिल्ट है और नमक है, एक तरह का ये जो बालसन बना जिसमें सिल्ट और नमक भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेया। तो ये आपका प्लेया हो गया। तो एक बार बहुत ही जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए आसपास कुछ पर्वत थे जिससे रिवर निकल रही थी। जो रिवर निकल रही थी ये अपने बेसिन में जा रही थी जिसको कहते हैं बालसन। रिवर जो है पर्वत का अपर्दन कर रही थी जिससे इनको सिल्ट मिल रहा था, नमक मिल रहा था, ये जाके बालसन में जमा हो रहा था पानी के साथ। कुछ समय में गर्मी बढ़ने से पानी उड़ गया जिसकी वजह से जो हमारा बालसन है इसमें केवल सिल्ट और नमक बचा, जिससे इस तरह से ये जो बालसन बना इसको हम लोग कहते हैं प्लेया, जिसमें हमारा सिल्ट और नमक भरा रहता है। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है बजादा। तो ये बजादा क्या है, अब देखिए ये जो रिवर अपर्दन कर रही हैं तो अपने साथ कुछ पदार्थ ला रही हैं, कुछ एक तरह से कह लीजिए कि मलबा ला रही हैं, सेडिमेंट्स ला रही हैं। तो ये सारे सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पे जाके जमा हो रहे हैं बालसन के आसपास, इस तरह से जमा हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ पंख जैसे बन रहे हैं। हम लोग जलोढ़ पंख के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ पंख जैसे बन रहे हैं रिवर की वजह से, और ये पंख आगे चल के क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। जब ये पंख आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से जो आकृति बनेगी उसे हम लोग कहेंगे बजादा। तो यहाँ पे ये बजादा की आकृति बनेगी, जिसे मैंने आपको अलग कलर से दिखाया है। ये बजादा की आकृति बनेगी। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए रिवर अपने साथ कुछ पदार्थ ला रही है जिसे हम लोग कह सकते हैं मलबा ला रही है। उसको वो यहाँ पे लाके जमा करती है, जिसे कहते हैं निक्षेप कर देती है। इन सेडिमेंट्स को यहाँ पे निक्षेपित कर देती है, जमा कर देती है। जब जमा कर देती है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे पंख जैसे बन जाते हैं, जलोढ़ पंख जैसे बन जाते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब ये पंख आपस में मिल जाते हैं तो जो आकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं बजादा। अब देखिए आता है पेडिमेंट आखिरी में। ये क्या होता है, देखिए जो रिवर है वो इरोजन भी करेगी। तो जो रिवर है, ये जो पर्वत का आगे का भाग है, जो पर्वत के आगे का हिस्सा है, यहाँ से लेके और बजादा तक जो इरोजन करती है, यानी कि एक तरह से जो अपर्दन करती है, इसके साथ ही जो अपक्षय होता है, यानी कि अपक्षय का मतलब है यहाँ पे जो ये चट्टानें अपने आप टूटा करती हैं, उसके बाद जो आकृति यहाँ पे उभर के आती है उसको हम लोग कहते हैं पेडिमेंट। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पेडिमेंट क्या है। देखिए जो हमारी रिवर है वो इरोजन करेगी। वो इरोजन कहाँ से करेगी, पर्वत के आगे के हिस्से से लेके और बजादा तक जो इरोजन करेगी उससे कुछ आकृति बनेगी। इसके साथ ही यहाँ पे अपक्षय भी होगा, यानी कि कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसकी वजह से कुछ चट्टानें टूटेंगी भी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये मैदान का निर्माण होगा, एक तरह का कह लीजिए कि हल्के ढाल वाला जो मैदान जैसा बनेगा, समतल ढाल वाला, तो उसी को हम लोग कहते हैं पेडिमेंट।